दोस्तों नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन बांग्लादेश के ऊपर। और आपको मैं ये बता दूं कि ये पॉडकास्ट की शुरुआत इसीलिए की गई है कि हम इस पॉडकास्ट में हर अलग अलग कंट्री के जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं, जो वहाँ के प्रॉपर कंसल्टेंट हैं, उनको मैं एज ए गेस्ट अपने पॉडकास्ट में बुलाता हूं और उनसे जानने का कोशिश करता हूं कि क्या उस देश में एमबीबीएस की पढ़ाई की क्वालिटी क्या है, खास करके जो इंडियन बच्चे विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं। अभी हाल ही में 2021 में एनएमसी ने एफएमजीएल एक रेगुलेशन लाया है। उस रेगुलेशन के किस किस उसके सेक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन उस देश में अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, क्या इंडियन बच्चे वहां पे जाते हैं कितने सेफ हैं, और क्या जब वहां से पढ़ाई कर लेते हैं तो उनके कैरियर ऑप्शंस कितने ब्रॉड हो जाते हैं, किन किन देशों में जाके वो काम कर सकते हैं, किन किन देशों में वो डिग्री वैलिड हो सकती है। इन तमाम सारी चीजों पे हम बात करते हैं। साथ ही आपको बता दूं, जब मैंने ये एमबीबीएस बांग्लादेश पे वो कास्ट के लिए लगभग 1800 ऐसे जो अब अपने आप को एमबीबीएस कंसल्टेंट, एजेंट या ब्रोकर या कॉन्ट्रैक्टर करने वाले लोग हैं, जिनके अलग अलग ग्रुप हैं, उसमें भी मैंने मैसेज किया था कि अगर आप बांग्लादेश का कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं और बांग्लादेश एमबीबीएस के बारे में, रूल्स रेगुलेशन के बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो आपका वेलकम है। लेकिन उन 1800 लोगों में से किसी ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस इनविटेशन को, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज आपके सामने वो स्पेशल गेस्ट के तौर पे बांग्लादेश एमबीबीएस के बारे में बातचीत करेंगे, रूल्स रेगुलेशन की बातचीत करेंगे, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बातचीत करेंगे, बांग्लादेश एमबीबीएस में क्या क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर बातचीत करेंगे, लाइसेंस की क्या व्यवस्था है इसके ऊपर बातचीत होगी, इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी किन किन चीजों पे है, इंडियन एम्बेसी किन किन बातों को हाईलाइट करती है अपनी एडवाइजरी में, किन किन चीजों को बोलती है कि आप पहले परख ले, जांच ले, फिर उसके बाद बांग्लादेश में एडमिशन करें। बांग्लादेश में जब इतने बड़ा फ्लो था बच्चों का एडमिशन का, अचानक रुक क्यों गया, एप्लीकेशन इतने कम क्यों होने लगे, इन सारी चीजों पे बातचीत करेंगे। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो काफी जाने माने हैं, आप उनसे पहले से जानते हैं, एक यूट्यूबर के तौर पे, एक अच्छे काउंसलर के तौर पे, और बांग्लादेश एमबीबीएस में उनका अपना एक स्थान है। और चाहे वो बच्चों के बीच में हो, कॉलेज के बीच में हो या फिर पेरेंट्स के बीच में हो, उनका एक अपनी पहचान है, अपना एक रेपुटेशन है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर मनीष जायसवाल को। ये एस्पायरिंग लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं और कलकत्ता बेस्ड इनका ऑफिस है, इनका ढाका में भी अपना ऑफिस है। और ये इनके साथ साथ एक और परिचय है कि अभी भी ये हर साल नीट के एग्जाम में अपीयर होते हैं, और नीट का पेपर कैसे आया है, उन बच्चों के काउंसलिंग में कैसे ये सहयोग कर सके, उसके लिए भी बैठते हैं। और मजेदार चीज है कि हर साल नीट क्वालिफाई भी करते हैं। ये अलग बात है कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने नहीं जाते हैं, लेकिन एमबीबीएस पढ़ने वाले को उस कॉलेज तक जरूर भेज देते हैं। तो मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये परिचय शायद जो आपने लास्ट लाइन में दिए, बहुत कम लोगों तक ही ये परिचय है और शायद आज की पब्लिक पहली बार हुई है, क्योंकि कभी भी मैंने अपने चैनल पे भी ये नहीं बताया था। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। मैं तो हमेशा बोलना चाहूंगा कि आपके पॉडकास्ट में आने का बहुत दिन से ही प्लान था, बट कुछ पेपर वर्क्स, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप सवाल करते हैं, हर सवालों का जवाब शायद सभी के पास हो, बट विद पेपर जब तक आपके पास तैयार ना हो, मैदान में उतरना थोड़ा गलत हो सकता है। यही रीजन है कि मैं कोशिश कर रहा था कि जब पूरी पेपर के साथ साथ और ये डॉक्यूमेंटेशन जब पूरी रेडी हो जाए, फिर आपके हॉपकास्ट में हो। और अगले सेशन के लिए, क्योंकि ये हॉपकास्ट मेरे ख्याल से 2024-25 सेशन में बच्चों के एडमिशन के लिए ये एक वन ऑफ द ओनली पॉडकास्ट बन करके आने वाला है, क्योंकि ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन में वीडियोस आप भी जानते हैं, डांस करते हुए, उछलते कूदते, व्लॉग करते हुए बहुत सारे बन रहे हैं, बट एक इंफॉर्मेशन के लिए जो एक इंफॉर्मेशन कन्वर्सेशन है, ये बहुत कम है। हम और आप बहुत पहले भी एक बार स्टार्ट किए थे एक एसोसिएशन के तहत, बट उतना अच्छा नहीं हो पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीजों में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहती थी। बट वो शुरुआत को हॉपकास्ट आगे लेकर के जा रही है, और 2024-25 सेशन जब बच्चे नीट का एग्जाम दे देंगे, उसके बाद जब खाली बैठ करके माँ बाप को लगेगा भाई कहां से इंफॉर्मेशन देखा जाए, तो कहा जाता है कि रील्स, शॉर्ट्स,
इन सब के बियॉन्ड अगर आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एक पॉडकास्ट दे सकती है, सिर्फ यूट्यूब में सुन करके नहीं होता। और मैं वो सारे पेरेंट्स जो इस वीडियोस को देखते हैं, आपके पॉडकास्ट या होपकास्ट को देखते हैं, मैं उनको बोलूंगा आपके सारे पॉडकास्ट होपकास्ट में देखें और समझे चीजों को, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बातें, उनके एक्सप्रेशन अगर वो नहीं भी देखना चाहते हैं, आजकल YouTube में आप आराम से प्ले करके सुनते रहिए। मैं कोशिश करूंगा अपने बातों को वर्बली इतने अच्छे से समझाने के लिए, शायद आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आप शाम को सोते सोते भी, सुबह जॉगिंग करते करते भी अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो आपको ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन, स्पेशली बांग्लादेश का, तो अच्छा खासा नॉलेज होगा। बट इसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज का भी अच्छा खासा एक क्वेश्चन आंसर करने का क्या तरीका है वो आपको समझ जाएगा। और ये भी मैं अभी तक आपके सारे पॉडकास्ट के सारे वीडियोस देखा हूं, इतना तो मैं कमिट कर सकता हूं कि जो आपके सारे वीडियोस देख लेगा, वो ओवरसीज मेडिकल एडमिशन ले ना ले वो अलग बात है कि ये तो अपनी पर्सनल चॉइस होती है, हजार लाखों बच्चे हैं उसमें हजारों जाते हैं, बट उसको कोई चीट नहीं कर पाएगा। तो यही मैं पेरेंट्स और उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एडमिशन जिससे लेना है, जिस कंट्री में लेना है, कंसल्टेंट चूज करिए, अपना पड़ोसी देखिए, भाई बहन जो करे, बट पूरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें जितने भी अलग अलग कंट्री के होपकास्ट में भी ऑडियोज है, वीडियोज है, इसको जरूर सुनिए। क्योंकि अगर आप ये पूरा चीज सुनते हैं ना, इतना तो पक्का है आपको कोई इवन इंडियन एडमिशन में चीट नहीं कर पाएगा, अगर आपको उस तरीके से क्वेश्चन करना आता हो ओवरसीज मेडिकल या फिर इंडियन। नहीं मनीष जी, इस होपकास्ट का एक ही मकसद है कि बच्चों में या पेरेंट्स में जो पहली दफा +2 दे रहे हैं या रिपीटर्स हैं नीट में, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और जिस तरह से गलत एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या काउंसलिंग करके बच्चों को फंसाया जा रहा है, और बच्चे के पास क्या सवाल करना चाहिए कंसल्टेंट से या काउंसलर से या एजेंट से, ये सवाल कैसे करना चाहिए और उन कंसल्टेंट या उस कंट्री के लिए क्या क्या सवाल हो सकते हैं, और क्या उन सवालों का जवाब उस देश के जो कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट हैं वे डॉक्यूमेंट्स दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद बच्चे अपना डिसीजन तय करें। इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है कि आप क्या करें, और इस पॉडकास्ट का ये कतई मतलब नहीं है कि किसी कंट्री का किसी कॉलेज को प्रमोट करना और आपका एडमिशन लेना। मेरा मतलब है कि किस कंट्री में एमबीबीएस की पढ़ाई की स्थिति क्या है, और हाल ही में जो एनएमसी ने एफएमजीएल रेगुलेशन लाया है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो चलिए, आपने भी बहुत सारी बातें बता दिया मेरे बारे में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब शुरू करते हैं। बांग्लादेश कोई ऐसा हैपनिंग जगह तो है नहीं, ठीक है ना। फिर इंडियन बच्चे, खास करके हम इंडियन बच्चों के लिए ही पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो इंडियन बच्चे व्हाई शुड ज्वाइन बांग्लादेश एमबीबीएस? इसका सवाल का मैं एकदम सिंपल सा जवाब देना चाहूंगा। आपके सवालों में मेरा जवाब है क्योंकि जिनको हैपनिंग जगह या हैपनिंग दुनिया चाहिए उनके लिए तो एमबीबीएस डिग्री ही नहीं है। जो हैपनिंग वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, खुद मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। आज भी मैं नीट देता हूं, और जब मैं नीट नहीं होती थी, आईपीएमटी और डब्ल्यू वेस्ट बंगाल का अपना मेडिकल एग्जाम होता था, उस जमाने में मैं एग्जाम दिया था, कई हद तक क्वालिफाई भी किया था, जहां गवर्नमेंट मेडिकल भी मिल सकता था। बट मुझे पता था कि मेरे जैसे इंसान के लिए शायद मेडिकल उतना अच्छा फील्ड नहीं रहेगा, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कंट्री घूमना चाहता हूँ और एक हैपनिंग दुनिया जीना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने मेडिकल का फील्ड चुना ही नहीं। तो जिन पेरेंट्स को लगता है या जिन बच्चों को लगता है उनको एक हैपनिंग प्लेस में जाकर के मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो मेरे ख्याल से उनको पहले ये सोचना चाहिए कि क्या उनको सच में मेडिकल की पढ़ाई करनी है। क्योंकि इवन इंडिया के तरफ से आप कंपेयर करिए, इंडिया में भी कोई भी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज आप देख लीजिए, कोई हैपनिंग जगह नहीं होती है। वहां पर इतनी सारी चीजें सुबह से शाम हैपन होते रहते कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है करने को। मैं जानता हूं मेरे दोस्त जो डॉक्टर बने, अपने भाई बहनों की शादी में नहीं जा पाते थे, और लिटरली मैं उनको मैं उनके बिहाफ में जाता था कि भाई चलो तुम्हारे भाई के बिहाफ में, वो तो नहीं आ पाया, उसका एग्जाम था, मैं आ रहा हूं। ऐसे ऐसे केसेस हमने देखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है जितना आज के डेट में ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन कंसल्टेंट्स ने इसको जितना हैपनिंग बना दिया है या दिखा रहे हैं। ऐसा हैपनिंग एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन होता ही नहीं है, भले वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो क्या मतलब एमबीबीएस अब्रॉड की जो पढ़ाई है, क्या ये पैशन है या मजबूरी है? देखिए, एमबीबीएस ओवरसीज, मैं हमेशा बोलता हूं ये कभी भी किसी का प्लान ए नहीं होना चाहिए, ये एक मजबूरी ही है। मैं एकदम क्लियर बताऊंगा, ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन
कभी भी किसी का बचपन का शौक नहीं होता, बचपन से कोई नहीं प्लान करता कि बड़ा होकर के वो इस कंट्री में ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के लिए जाएगा। यूएस, यूके, कनाडा, एक्स्ट्रा ये सारी कंट्रीज हो सकती है जब एक अच्छा लाइफस्टाइल भी ऑफर करता है, बट ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन एक मजबूरी है, क्योंकि इंडिया में 25 लाख बच्चे अगर मेडिकल का एग्जाम देते हैं, 1 लाख सीट बचती है। सीट तो जरूर गवर्नमेंट बोली हमने हजारों सीट बढ़ाई है, आपको भी पता है, बट रियलिटी क्या है? अगर 22 लाख से 25 लाख बच्चे इस बार नीट दे रहे हैं, तो ये 3 लाख बच्चे जो बढ़ रहे हैं उनके लिए शायद 5,000 सीट भी नहीं बढ़ी है। तो अगर आए हुए 3 लाख बच्चों के लिए तो कंपटीशन और डिफिकल्ट होती जा रही है। तो सपना बहुत लोग देख रहे हैं, बट हमेशा मैं बोलता हूं, मैं एक टीचर भी रहा, मैं फिजिक्स पढ़ाया करता था, और तब से मैं बोलता हूं कोशिश 99.9% करिए कि आपका इंडिया मेडिकल में हो जाए, स्पेशली गवर्नमेंट में। जब नहीं हो पाता है तो एक और ट्राई करो। मैं ये भी बोलता हूं, मैं कभी भी कोई भी बच्चा मेरे पास आता है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो चाहता है तो जरूर मैं गाइड कर देता हूं, बट मैं बोलता हूं दूसरा अटेम्प्ट भी लेना चाहिए। तीसरा चौथा के मैं फेवर में नहीं हूं, बट पहला दूसरा अटेम्प्ट आराम से ले सकता है बच्चा। और जब उसको लगे कि नहीं वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसका बायोलॉजी बहुत अच्छा है, उसका केमिस्ट्री भी काफी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं फिजिक्स के कुछ मार्क्स के कारण उसका मेडिकल में नहीं हो पा रहा। क्योंकि देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि मैं बीइंग अ फिजिक्स टीचर वंस अपॉन अ टाइम, आज तो नहीं पढ़ाता, तो मैं समझ सकता हूं कि मेडिकल के सीट मिलना और ना मिलने में जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो बायोलॉजी नहीं, वो केमिस्ट्री नहीं, वो है फिजिक्स। क्योंकि आप देखेंगे 720 में 600 के ऊपर अगर लाना है तो बायोलॉजी आप फुल भी ले आओ, केमिस्ट्री आप 80% भी ले आओ, फिजिक्स उन बच्चों का 50-60% तक जाते जाते वो गवर्नमेंट कॉलेज छूट जाता है। और ऐसी कई कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज, जहां पर सिर्फ फिजिक्स और बायोलॉजी के बेस पे ही, सॉरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेस पे ही मेडिकल का एडमिशन मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिक्स को उतना इंपॉर्टेंस दे रही है, बट एक डॉक्टर बनने के लिए शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर ये बात बच्चे रियलाइज कर रहे हैं तब वो ओवरसीज मेडिकल के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर सपना आप अपना पूरा करना चाहते हो, आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन बचता नहीं है, या तो प्राइवेट कॉलेज के लिए करोड़ों रुपए आपके पास रेडी हो। आज के डेट में नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इवन इंडिया में भी कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बट बहुत सारे एडवांटेज भी है। तो ओवरसीज मेडिकल आज के डेट पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो लोन लेकर के पढ़ करके मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, आज के डेट पे अगर कोई इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो लोन लेकर पढ़ाने की नहीं सोच सकता, बट ओवरसीज मेडिकल ही एक ऐसा कोर्स देता है जिसमें लोन लेकर के भी आप डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हो, लोन लेकर पढ़ाई कर सकते हो। तो ये एक मजबूरी ही है, और ये मजबूरी कम, मैं हमेशा जिनसे मिलता हूं काउंसलिंग करने के समय या सेमिनार्स के बाद, मैं बोलता हूं कि ईश्वर करे आप मुझसे दोबारा ना मिले, क्योंकि अगर आप दोबारा मुझसे मिल रहे हैं इसका मतलब आप प्रॉब्लम में हैं। मनीष जी, आप जो काउंसलिंग करते हैं, आपका जो काउंसलिंग का अपना एक्सपीरियंस है, जो बच्चे या जो पेरेंट्स आते हैं, तो मैक्सिमम पेरेंट्स किस बैकग्राउंड से होते हैं, उनका इनकम ग्रुप क्या होता है? देखिए मैं आपको बताऊं, ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन में मैं ऑलमोस्ट 14 साल से हूं, आप भी जानते हैं उतना सालों से, आप भी उससे बहुत बहुत पहले से हैं। हमेशा से जब भी ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन की बात आई है, हमें वही पेरेंट्स मिले हैं जो कम एडुकेटेड हो, और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के फैमिली ज्यादातर मिलते हैं। आज के डेट में मिडिल क्लास भी काफी आती है, बट लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जिनका सपना होता है कि भाई बच्चों को डॉक्टर बनाए, उनके गांव से वो पहला डॉक्टर बनने वाले हो। स्पेशली अगर आप देखेंगे सिटी बेस्ड बच्चे ज्यादा नहीं आते हैं, उन सब गांव के बच्चे आते हैं जिनके घर में शायद कभी कोई डेथ हुई हो, उस समय उनको रियलाइज हुआ अगर घर पे कोई डॉक्टर होता तो कितना अच्छा होता। इस तरह के सपने संजोए बच्चे और पेरेंट्स आते हैं, और ये ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके अगर पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दी जाए तो शायद 15-20 लाख 25 लाख रुपए ना मिल पाए। ऐसे पेरेंट्स ही ज्यादातर आते हैं, और 20-30% ऐसे भी आते हैं जो जिनके फादर मदर डॉक्टर है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इस टाइप के आते हैं। बहुत ही जो रिच क्लास है जिनके पास करोड़ों रुपए है, उस तरह के पेरेंट्स ओवरसीज मेडिकल के लिए तो आते ही नहीं। ठीक है, तो अब बांग्लादेश में कितने तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं, मतलब कितने टाइप्स के मेडिकल कॉलेजेस हैं? देखिए बांग्लादेश में दो ही तरह के मेडिकल कॉलेज जैसे इंडिया में होती है। इंडिया और बांग्लादेश को अगर कोई कंपेयर करे तो ज्यादा बेटर समझ पाएगा, कई कंट्रीज से अलग होती है, बट इंडिया और बांग्लादेश में सिमिलरिटीज है, क्योंकि एजुकेशन वाइज ही इनका जो यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर है, पढ़ाने का तरीका है, यूनिवर्सिटी कैसी होगी, गवर्नमेंट प्राइवेट, ये सब कुछ मैच करते हुए आया है। क्योंकि पिछले 50-60 साल के इतिहास में बहुत चीजें नहीं बदल जाती, स्पेशली इन एजुकेशन। तो गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेट कॉलेज है, तो इस तरह के दो कॉलेजेस है। कोई ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके अंदर में प्राइवेट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट कॉलेज है, इस तरह के दो डिवीजन है। तो कितने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं?
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आज के डेट पे 5 हो चुकी है, जो पहले 4 थी। ढाका मेडिकल यूनिवर्सिटी, चिटागोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, राजशाही मेडिकल यूनिवर्सिटी पहले सिर्फ अकेला था, जिसको अब खुलना डिवीजन में शेख हसीना मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम पे भी हो गया, खुलना जसोर साइड में, और राजशाही रंगपुर साइड में वो भी राजशाही मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और एक सिलेक्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये सारे नामकरण अभी कुछ पिछले सालों में चेंज हुए। पहले सब अलग अलग नाम से थे, जैसे ढाका मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, पहले वो ढाका यूनिवर्सिटी। इंडिया से इन्फ्लुएंस हो गया क्या वहां? जैसे यहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में रख लिया गया था, वहां पे शेख हसीना यूनिवर्सिटी बना दिया गया। शेख हसीना, अब ऐसे पॉलिटिकल चीजें तो बोलनी नहीं चाहिए। नहीं, मैं ऐसे बीच में एक सटायर कर दे रहा हूँ कि बच्चे बोर न हो, ये कोई पॉलिटिकल हम लोग की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। लेकिन देखिए, आज के डेट में बांग्लादेश में जब भी मैं जाता हूँ, वहीं के लोग बोलते हैं, ये मेरी बात नहीं है, कि शेख हसीना तो देखा जाए तो मोदी जी की सिस्टर जैसी है, तो उनसे और उनके सिमिलरिटीज बहुत आएंगे काम के तरीके में और बहुत सारी चीजों में। तो कोई दो राय नहीं है, अगर आप ये बोल रहे हैं तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो आपने बताया ढाका यूनिवर्सिटी, चिटगांव यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी, और दो कौन सा है? ठीक है, सब में मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, पहले से भी यूनिवर्सिटी था, अब मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये पांचों यूनिवर्सिटी के अपने अपने अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। यस, पांचों के अपने अपने एफिलिएट। टोटल प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं? नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं बांग्लादेश? देखिए, एग्जैक्ट नंबर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है कुछ, क्योंकि ऑलमोस्ट 63 से 67 के बीच में कुछ कॉलेजेस के हर साल एफिलिएशन आते जाते रहते हैं। क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया में एक चीज है कि ये जो जैसे एनएमसी रेगुलेशन थे, हमेशा कॉलेज आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, सीट घटती रहती है, बढ़ती रहती है बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन। बांग्लादेश में भी बीएमडीसी एक एसोसिएशन जैसा एनएमसी है, वहां पर है, और वो कॉलेज को ऐड करती रहती है, उनको डिलिस्ट करती रहती है। बट ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेज 63-65 के आसपास आप पकड़ के रखिए हैं। तो इस कॉलेज में जो एवरी ईयर का इंटेक होता है एडमिशन का, टोटल इंटेक कितना होता है? हर कॉलेज में एक ही इंटेक है, सिमिलर इंटेक है, कि हर कॉलेज का अलग अलग है? देखिए, इंटेक को समझने के लिए बांग्लादेश ने गवर्नमेंट एक बहुत ही यूनिक सा चीज किया है, जो शायद इंडिया में भी काफी हद तक वैलिड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट इंडिया में इतना छोटा नंबर भी नहीं होता, बट बांग्लादेश में क्या किया गया है, अगर कोई मेडिकल कॉलेज 200 बेड का हॉस्पिटल से शुरू करना चाहता है तो वो भी चालू कर सकता है, बट उनको इंटेक सीट मिलेगी ऑलमोस्ट 45 से 50। और किसी के अगर 800-900 बेडेड हॉस्पिटल के साथ अगर चालू करना चाहता है, तब उनको 100, 125, 150 तक की सीट मिल जाती है। तो मैक्सिमम कॉलेज 100 के आसपास की सीट होती है, 100, 125, 110, 90, 100। बट इन एन एवरेज, मतलब ऑन एन एवरेज सब में 100 आप पकड़ सकते हैं। बट जो नए कॉलेजेस होते हैं या छोटे हॉस्पिटल्स वाले होते हैं, उसमें 200-250 बेड का हॉस्पिटल होता है, उसमें आपको 50 से 60 इंटेक होता है। और जो 800 प्लस या 1000 बेड के हॉस्पिटल वाले कॉलेज होते हैं, उसमें 150 तक जाता है। बट एवरेज 200 के आसपास किसी कॉलेज का इंटेक नहीं है, मतलब मैक्सिमम इंटेक 150 है, 200 किसी कॉलेज के पास नहीं है। 200 गवर्नमेंट के पास हो सकती है, प्राइवेट के तो किसी के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास 200 इंटेक है, ठीक है। तो ये मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं, मैंने गवर्नमेंट का टोटल इंटेक मैंने पढ़ा नहीं है, मतलब है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, कई सवालों का इंस्टेंट जवाब नहीं है मेरे पास। बट प्राइवेट के तो नहीं है, गवर्नमेंट में हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ बेड, मान लीजिए अगर किसी का हॉस्पिटल बेड 2000 हो जाए, तो डेफिनेटली मतलब मैथमेटिकली पॉसिबल है। क्योंकि गवर्नमेंट ने सीधी सी बात बताई, आपका हॉस्पिटल बेड अगर इतना ज्यादा है, मतलब आपके पास उतनी कैपेसिटी है टू एम्प्लॉय सो मेनी डॉक्टर्स और इतने सारे पेशेंट को आप देख सकते हैं, उस प्रोपोर्शन में ही मेडिकल सीट अलॉट होती है। जिसका जितना बड़ा क्लासरूम हो उसके बेस पे नहीं, जितना बड़ा हॉस्पिटल हो उसके बेस पे मेडिकल सीट अलॉट होती है। तो आपने बोला कि जिस मेडिकल कॉलेज के पास 200 के आसपास अगर बेड है, तो उसको 45 to 50 सीट्स मिल जाते हैं, जिसका 8 to 1000 के बीच में उसको 1 से 150 मिल जाता है। ये टोटल सीट्स है, ठीक है। ये टोटल सीट्स के कितने % सीट्स जो होते हैं जो फॉरेन नेशनल के लिए रिजर्व होता है? इंटरनेशनल कोटा के लिए 45% सीट्स को रिजर्व किया जाता है। इस 45% में आपका सार्क नेशन, नॉन सार्क नेशन सबको दिया जाता है। ठीक है, वो फॉरेन नेशनल के लिए आता है 45% कोटा। अगर वो 45% फॉरेन नेशनल से या इंटरनेशनल स्टूडेंट से नहीं फिल होता है, तो क्या वहां के प्राइवेट कॉलेजेस डोमेस्टिक बच्चों से उन सीट्स को फुलफिल कर लेती है? जी, आपको जान के हैरानी होगी, अभी भी बांग्लादेश में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे बारडेम बोलते हैं, एक बहुत ही जबरदस्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नंबर 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जो आज के डेट में भी उनका यही इथोस है कि भाई हमें भले पैसा ज्यादा मिलता हो इंटरनेशनल बच्चों से, लेकिन हम इंटरनेशनल बच्चे नहीं लेंगे। तो वो बीइंग अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ बांग्लादेश, वो इंटरनेशनल बच्चे लेती ही नहीं है। तो लॉजिक यही है कि अगर इंटरनेशनल बच्चे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई भी कॉलेज अपना पूरा सीट भी चाहे तो लोकल बच्चों से भर सकती है। ठीक है,
गवर्नमेंट में एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है? जो गवर्नमेंट के अब तो लगभग मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोल रही है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में खुल भी चुका है। तो गवर्नमेंट में जो इनटेक है उसके 45% भी इंटरनेशनल स्टूडेंट कोटा है या उसके लिए दूसरा प्रोविजन है? देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दो तरीके से एडमिशन होती है। एक होती है अंडर सार्क कोटा, मतलब सार्क नेशन के अंदर जो बच्चे हैं उनका एक अलॉटमेंट होता है, और एक होता है अंडर नॉन सार्क कोटा, मतलब सार्क में नहीं है बट नॉन सार्क के थ्रू भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मिला के अराउंड 208 या 210 सीट है, जिसमें से 108 के आसपास सीट है सार्क में और 100 के आसपास सीट है नॉन सार्क में, जो कि हर साल चेंज भी होती है, 2-5 सीट ऊपर नीचे आते रहते हैं। ये एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बीडीएस में भी कुछ अलॉटेड सीट दिए जाते हैं। इसमें एडमिशन का सिस्टम है कि सार्क कोटा से अगर कोई बच्चे का एडमिशन होता है सार्क नेशन के थ्रू, जैसे मान लीजिए इंडिया के लिए 22 अलॉटेड सीट है, इनको कोई भी फीस नहीं लगेगी, मतलब इनको वही फीस लगेगी जो ये 22 सिर्फ एमबीबीएस के लिए है कि बीडीएस भी इसमें इंक्लूड है? बीडीएस भी इंक्लूड है, बट बीडीएस में बहुत ही नॉमिनल सीट्स है, 2 या 3 ही सीट्स मिलती है। एमबीबीएस में 22 सीट्स है, बीडीएस के लिए 2 सीट्स है। ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें लोकल बच्चे जो फीस देते हैं, मतलब कुछ हंड्रेड्स ऑफ रुपीज में हॉस्टल की फीस, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ट्यूशन फीस या डॉक्यूमेंट, मतलब सब पूरा 5 साल का खर्चा है, 1 लाख भी ना हो, मतलब आप मान सकते हैं इसको फ्री। मतलब अगर 1 लाख रुपए में आपका हॉस्टल सब इंक्लूड हो तो एक तरीके से हम लोग उसको फ्री कोटा ही मानते हैं। तो इस तरीके से 22 बच्चों का एडमिशन होता है बेस्ड ऑन देयर क्लास 12 रिजल्ट। बट ये नेपाल गवर्नमेंट के केस में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अलग प्रोसेस अपनाया है। बांग्लादेश गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट को बोल देती है कि भाई आप लिस्ट दे दो, बट इंडियन केस में अभी तक ये बेस्ड ऑन 12th के मार्क्स के बेस पे ही हो रहा है। और नॉन सार्क कंट्री से जो बच्चों का एडमिशन होता है उसमें बच्चों से $5,000 पर ईयर की फीस ली जाती है गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन के लिए। और ये टोटल नंबर ऑफ इंटेक जो है 210 के आसपास ही है। इससे ज्यादा बच्चे, वो 45% वाला क्राइटेरिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट में अगर कोई बच्चा सार कोटा में या नॉन सार कोटा में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहा है तो उसको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए, कौन से ऐसे वेबसाइट है जिसको विजिट करना चाहिए जहां से वो अपना पूरी प्रोसेस कर सके? देखिए, आज के डेट पे अगर एजुकेशन के बारे में किसी भी कंट्री का जानना हो तो सबसे अच्छा वेबसाइट होता है उन कंट्री का एम्बेसी का वेबसाइट ऑफ योर कंट्री, मतलब इन योर कंट्री। मतलब अगर बांग्लादेश हाई कमीशन इन इंडिया लिख करके कोई सर्च करे तो उनको बांग्लादेश हाई कमीशन ढाका का वेबसाइट खुलेगा। उस वेबसाइट पे जाके एजुकेशन सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलिए या गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश बोलिए, सोच तो एक जैसी होती है। कई बार वेबसाइट पे अपडेट लेट होती है और इसलिए कंसल्टेंट के पास आना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार होता है वेबसाइट पे जब तक अपडेट होता है तब तक आपके पास टाइम नहीं बचता है वो प्रोसेस को पूरा फॉलो करने के लिए। जैसे मैं बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, अब इसको लॉजिक बोलिए या इलॉजिकल या गवर्नमेंट का सिस्टम ही बताइए, उनको 15 से 20 दिन या 30 दिन का टाइम दिया जाता है, जिस बीच में उनको सारे डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल, अटेस्टेशन, सब कुछ करके जमा करना होता है। तो इस काम को करने में ही 15 से 20 दिन एक एक्सपर्ट को लग जाता है। तो शायद एक बच्चा जो पहली बार गवर्नमेंट वेबसाइट ओपन करके अगर प्रोसेस को करने जाए, जिसको अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, टीटी ये सब भी नहीं पता हो, तो शायद मुश्किल होता है। इसलिए या तो यूट्यूब चैनल में बहुत सारे आजकल इन्फॉर्मेशन है जिसको गाइडेंस ले, या फिर अच्छे किसी कंसल्टेंट के थ्रू हेल्प ले सकता है, वरना इंडिपेंडेंटली भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। ओके। चलिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे भी आते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी कोई ऐसा ही फॉर्मेट है या कोई वेबसाइट है स्टडी इन बांग्लादेश या कुछ ऐसे गवर्नमेंट का या प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन का कोई है कि भाई आप वहां जाइए, आप एप्लीकेशन फिल कर लीजिए, आप अगर एलिजिबल होते हैं तो मैं आपका एडमिशन दूंगा, या प्राइवेट कॉलेज के लिए उसको अल्टीमेटली कंसल्टेंट को ही हायर करना पड़ेगा, या डायरेक्ट कॉलेज को अप्रोच करके भी पेरेंट्स या स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है? देखिए, मैं आपको खुल के बताऊं, इंटरनेशनल लेवल पे एडमिशन के लिए कहीं ना कहीं कंसल्टेंट का रोल आप जिस भी कंट्री में जाए उस कंट्री में होगा। अगर आज के डेट पे कोई यूएस, यूके, कनाडा भी एडमिशन करना चाहे, नॉन मेडिकल कोर्स में भी करना चाहे, तो कंसल्टेंट का रोल रहता है। बट कंसल्टेंट और ब्रोकर का डिफरेंस अगर पेरेंट्स और बच्चे समझ पाते हैं तो ज्यादा आसान रहता है। बट फिर भी अभी जब आपका सवाल है कि क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली अगर एक अवेयर पेरेंट हो जो थॉरली इंफॉर्मेशन को फॉलो करता हूं, ऑलमोस्ट 1-2 साल से चीजें पढ़ रहा हूं, एम्बेसी की वेबसाइट्स का अपडेट देखता हूं, तो वो खुद से भी चाहे तो कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। बट मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस जो बांग्लादेश के हैं, उनको भी पता है कि उनको एडवर्टाइज करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो हर कॉलेज किसी ना किसी कंसल्टेंट के साथ अटैच होता है, और क्योंकि कंसल्टेंट एडवर्टाइज करते हैं तो, और उनके प्रोसेस का जो सिस्टम भी होता है,
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बांग्लादेश का एडमिशन सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बेस पे नहीं होती है, उनका एप्लीकेशन सिस्टम जो है वो वहां की डीजीएमई, यहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री, ये सब कुछ उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इसीलिए कंसल्टेंट का रोल कंपेयर टू अदर कंट्री बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक गलती हुई और आपका शायद एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो एज अ पेरेंट पॉसिबल है वही प्रोसेस जैसे सार्क में होता है, उसी वेबसाइट पे आपको प्राइवेट कॉलेज का भी लिस्ट आता है, कैसे अप्लाई करना है बताया जाता है, सब कुछ एकदम पब्लिकली बताया जाता है। देखिए गवर्नमेंट तो चाहती नहीं है कि कभी भी कंसल्टेंट इन्वॉल्व हो, कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट चाहता है कि भाई हम जैसा बता रहे हैं उसी तरीके से फॉलो कर लिया जाए। बट जो प्रोसेस की जो सिस्टम है वो इतना आसान भी नहीं है कि एक फर्स्ट टाइमर के लिए हर चीज को परफेक्टली विदाउट मिस्टेक किया जा सके, इसीलिए कंसल्टेंट का रोल रहता है। ठीक है, तो कॉलेज जो कंसल्टेंट को हायर करता है या अपॉइंट करता है, तो क्या एक से ज्यादा कंसल्टेंट को अपॉइंट करता है या किसी सिंगल कंसल्टेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है कि ठीक है आप मेरा 45% फिक्स या जितना भर सकते हैं उतना भर दीजिए? देखिए ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। सवाल इसलिए पूछना जरूरी है कि इंडिया में बांग्लादेश करने वाले बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। ऑलमोस्ट सभी के वेबसाइट पे बांग्लादेश के तकरीबन 40 से 45 है। कुछ कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं वो तो बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो 66 कॉलेजेस है, पता नहीं 66 है कि 64 है। ऐसे भी लोग हैं जो क्लेम करते हैं। तो क्या एक कॉलेज में जो एडमिशन है, क्या 10-10 कंसल्टेंट हायर किए हैं या यहाँ के कंसल्टेंट झूठ बोलते हैं? देखिए मैं आपको खुल के बताऊं, कॉलेज ने कुछ कॉलेजेस गिने चुने एक दो कंसल्टेंट के साथ काम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंट्री, और कुछ कॉलेजेस मल्टीपल कंसल्टेंट के साथ भी काम करते हैं। अब कुछ कॉलेजेस जो स्पेशली पुराने कॉलेज रहते हैं वो काफी ओपन रहते हैं, उन्होंने पूरा का पूरा अपना कंसल्टेंट का लिस्ट अपने वेबसाइट पे दिया हुआ रहता है। बट सारे कॉलेजेस ऐसे नहीं होते, खासकर नए कॉलेजेस, जो नए कॉलेज होते हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं होती है, उन सब केसेस में क्या होती है, कई बार मल्टीपल कंसल्टेंट हायर कर लिए जाते हैं। रादर हर कंसल्टेंट खुद को बोलता है कि भाई हम उसको अप्रोच करते हैं और हमें मिल जाती है। ऐसे भी कुछ कॉलेजेस हैं जिनको एडमिशन से मतलब है कंसल्टेंट कोई भी हो। जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वहां पर वो चीजें नहीं होती है। आपको भी पता है कि अच्छी प्रोडक्ट के लिए एक प्रॉपर फ्रेंचाइजी सिस्टम होती है, और जो बाजारू प्रोडक्ट होता है वो हर किराने की दुकान पे मिलता है। तो वो सिस्टम मेडिकल कोर्स में भी आज के डेट पे हो चुका है डिपेंडिंग ऑन कॉलेज। ठीक है, तो मनीष जी ये बताइए, बांग्लादेश में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है, और कोर्स ड्यूरेशन क्या इंटर्नशिप वहां सेपरेट है या इंटीग्रेटेड है? क्योंकि इंटर्नशिप को भी समझाना बहुत जरूरी है कि इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप किसको कहते हैं, सेपरेट इंटर्नशिप किसको कहते हैं। तो आप एलिजिबिलिटी भी बताइए कैसे, अगर कोई बच्चा है एडमिशन लेना चाहता है बांग्लादेश में तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उस वहां पे पढ़ाई करेगा तो प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन के उसके ड्यूरेशन क्या होंगे, इंटर्नशिप कितने महीने का है, ये सारी चीज अगर आप बताएं तो फिर आगे हम लोग बात ऐसे ही बढ़ाते चलते हैं। देखिए ड्यूरेशन की बात करता हूँ, ड्यूरेशन 5+1 ईयर का है और इंटर्नशिप सेपरेट है। मतलब 5 साल का कोर्स है, जैसा इंडिया में 4.5 साल का कोर्स है, बांग्लादेश में 5 साल का कोर्स है। कोर्ट में आपका 19 सब्जेक्ट जो है थॉरोली पढ़ाया जाता है, जो भी इंडिया में सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सब किताबें भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अगर एग्जाम्स का पैटर्न भी देखा जाए तो उनका भी वाइवा आइटम्स, आपका प्रैक्टिकल, थ्योरी, क्लिनिकल, ये सारे एग्जाम्स होते हैं। अगर आप एक रिजल्ट बोलेंगे तो मैं सैंपल नीचे आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं एक सैंपल रिजल्ट दिखा दूंगा, या फिर फुल वेबसाइट फुल आपका सिलेबस का एक लिंक में दे दूंगा, आप नीचे कमेंट पे डाल दीजिए। तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि ड्यूरेशन 5 ईयर का है। 1 साल का इंटर्नशिप है जो हमेशा से ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। एक जमाना था जब इंटर्नशिप को लेके बहुत क्वेश्चन आती थी, जब एफएमजीएल नहीं आई थी तब भी कुछ ही कंट्रीज थी जिनके इंटर्नशिप इंडिया में तब भी वैलिड हुआ करते थे, और उसमें बांग्लादेश वन ऑफ द कंट्री था। तब से इंटर्नशिप वैलिड मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे 12 महीने की रोटेटरी इंटर्नशिप है। देखिए इंटर्नशिप का बहुत मतलब होता है, अगर कोई एक ही डिपार्टमेंट 12 महीना इंटर्नशिप कर ले वो भी इंटर्नशिप है, और कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में अपना अलग अलग चीज सीखेगा वो भी इंटर्नशिप है। तो इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा से रहा है रोटेटरी इंटर्नशिप चाहिए, तो वो चीज बांग्लादेश में है। 5 साल का ड्यूरेशन है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी बांग्लादेश का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट इजी। मतलब कई बार हमें भी लगता है कि भाई गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया जाए, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से ये एलिजिबिलिटी समझ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10th और 12th दोनों के मार्क्स मैटर करते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन में बच्चों का है भाई 12th में ही सब मैटर करता है, 10th का तो मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, 1 साल से ऊपर का गैप अलाउ नहीं करते हैं। मतलब अब बच्चा अगर 1 अटेम्प्ट लिया, 2 अटेम्प्ट लिया तब तक ठीक है, तीसरा अटेम्प्ट अगर लिया तो बांग्लादेश के लिए एलिजिबल ही नहीं है। बायोलॉजी में इंडिविजुअली 60 के ऊपर चाहिए,
अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 भी आ जाए, बायोलॉजी में 59 है, वो एलिजिबल नहीं है। इस तरह से कई सारे पैरामीटर्स हैं, समझाना मुश्किल है, बट उनका जो तरीका है कैलकुलेशन करने का, उनका है कि भाई 10 और 12 को मिला के जीपीए 7 होना चाहिए। अब ये कैलकुलेट करने का जो सिस्टम है वो एक्सप्लेन करके रखते हैं, कि कैलकुलेट इस तरीके से करना है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं वीडियो में समझा नहीं पाऊंगा, बट हमारे वेबसाइट पे जाकर के आप नंबर डाल करके जीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना हमने बना दिया है, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो हर साल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं मनीष जी, ये आप थोड़ा सा हो जाएगा कि मैं किसी कंसल्टेंट को प्रमोट कर रहा हूँ कि आपके वेबसाइट पे विजिट करें। आप एक नॉर्मल जीपीए कैसे कोई बच्चा या पेरेंट्स चेक करे उसको बता दीजिए। जहां कॉम्प्लिकेशन आएगा वो डेफिनेटली किसी न किसी कंसल्टेंट को संपर्क। जीपीए कैलकुलेशन करने का जो बेस्ट तरीका है, पहले 10th के टॉप 5 सब्जेक्ट को लिया जाता है और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को लिया जाता है। मतलब कोई भी टॉप 5, वो संस्कृत, उर्दू, हिंदी, कुछ भी हो, टॉप 5 सब्जेक्ट। हाँ, 10th के टॉप 5, वो साइंस नहीं भी हो, मतलब साइंस में कम है तो साइंस भी छोड़ दीजिए, ठीक है। टॉप 5, बेस्ट ऑफ 5 बोलते हैं उसको। 10th के बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट से जीपीए कैलकुलेट होता है। जीपीए कैलकुलेशन का जो मार्किंग है, जैसे अब 70 के ऊपर है तो जीपीए 4 है, 60 के ऊपर है तो 3.5 है, 50 के ऊपर है तो 3 है। तो इस तरीके से अगर जीपीए आ रही है, इसको पांचों सब्जेक्ट का अपना अपना जीपीए लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 5, ये आया 10th का। उसी तरीके से 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का इंडिविजुअली लेंगे, डिवाइडेड बाय 3, ये आया 12th का। दोनों को जोड़ करके जो आ रहा है ये आपका होता है टोटल जीपीए। अब आप केस आपको समझना पड़ेगा, तो मैथमेटिकल चीज है, बट ये सब सब्जेक्ट को डिवाइड करके आपको निकालना पड़ता है जी। नहीं, ये नॉर्मली जो बोला जाता है कि आपका अगर मतलब 12 में 60% मार्क्स है एग्रीगेट और बायोलॉजी में आपका मैंडेटरी 60% होना चाहिए, तो लगभग बांग्लादेश के लिए एलिजिबल है। लगभग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उस केस में अगर मान लिया 10th में उसका 50% ही है, तब भी वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा, जबकि वो 60% लाया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। इसीलिए लगभग बोला जाता है, क्योंकि अब इसको समझाना कि भाई 10th का भी मार्क्स मैटर करता है, प्लस 10th और 12th के बीच में भी गैप नहीं होना चाहिए, जो कि पिछले साल तक अलाउड था, इस साल चेंज हो गया। तो बांग्लादेश की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हर साल चेंज होती है। तो अगर कोई बच्चा 2021 में 10th किया है और 2023 में वो 12 कर रहा है, तब तो वो एलिजिबल है। लेकिन वो बच्चा अगर 2019 में या 20 में 10th किया है और 23-24 सेशन में, मतलब 22-24 सेशन में वो 12 कर रहा है, तो एलिजिबल नहीं होगा। नहीं, 10th और 12th के बीच में अगर 2 साल से ज्यादा का गैप है, मतलब 2 साल होनी चाहिए, 3 साल का गैप है, वो एलिजिबल नहीं है, भले ही उसका 10th में भी 100% और 12th में, मतलब 10th और 12 में भी 2 इयर्स का ही गैप होना चाहिए, और 12 में अगर गैप है तो 12 में 1 साल का गैप तक अलाउड है। जैसे मान लीजिए 2021 के बच्चे अगर 12 दिए, वो इस साल एलिजिबल नहीं थे, तो 2023 सेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 2024 सेशन के बच्चे अगर जो देख रहे हैं उनके लिए है, 2022 में अगर आपने 12 दिया है, और 2022 में अगर आपने 12 दिया तो आप एलिजिबल नहीं है। 2023 के 12 और 2024 के ही 12 वाले बच्चे एलिजिबल है। ओके, चलिए, इस बीच में आज ही एक खबर आई है, जो वहां के डायरेक्टर जनरल हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रोफेसर टीटू मियां, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत बता रहा हूं तो उसको करेक्ट कर लीजिए। ये पहले ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज में टीचर भी थे और बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, और हमारे साथ जो बांग्लादेश की टीम है उनके पर्सनल डॉक्टर भी है। ओके, तो इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है एक न्यूज चैनल को, कि न्यूज चैनल का सवाल था कि बांग्लादेश का जो एमबीबीएस है काफी खतरे में पड़ रहा है, और क्योंकि WFME में अभी तक इन्होंने जो टाइम दिया गया था रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, अभी तक इसमें BMDC फेलियर हो गया है, और जून या जुलाई के बाद बांग्लादेश का जो एडमिशन, जो डिग्री होगा, वो फर्स्ट वर्ल्ड में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ एक चीज और कहा गया है कि जो भी पक्षकार या पार्टी है WFME का, उस कंट्री में भी अगर बांग्लादेश का डिग्री जाता है जून और जुलाई के बाद में, तो वहां भी डिग्री वैलिड नहीं होगा। ये सवाल उठाया गया था, और उन्होंने जो कहा इसको एक्सेप्ट किया है कि हम लोग तो हम लोग की फेलियर है कि हम लोग रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। उन्होंने एक काउंसिल की बात कही है, एक्रेडिशन काउंसिल का। तो एक्रेडिशन काउंसिल जब बनेगा, मेरे ख्याल से बांग्लादेश में इसकी प्रोसेस भी शुरू हो गया है, और कुछ हद तक इस पे काम भी हो रहा है। एक्रेडिशन काउंसिल में बता दूं जो भी व्यूअर्स हैं
ये काउंसिल बांग्लादेश में चाहे मेडिकल एजुकेशन हो या इंजीनियरिंग हो, वेटनरी हो, नर्सिंग हो, कोई भी कोर्सेज हो, उसको रेगुलेट करेगी। उसके सिलेबस कैसे होंगे, उसके अफिलिएशन कैसे दिया जाएगा, इसके लिए बांग्लादेश में फर्स्ट टाइम ये एक्रेडिटेशन काउंसिल को बनाया जा रहा है। तो ये एक्रेडिटेशन काउंसिल अभी तक एग्जिस्टेंस में आया नहीं फुल रूप से, पूरी तरीके से। और इनका कहना है कि जब तक एक्रेडिटेशन काउंसिल नहीं बन जाता है, तब तक, अगर बन जाएगा तो फिर हम प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज हम लोग इस एप्लीकेशन प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो अगर जुलाई तक बांग्लादेश का जो रिकॉग्निशन है या रजिस्ट्रेशन है WFME में नहीं होता है, उसके बाद बांग्लादेश की डिग्री का क्या हाल होगा, इस बारे में बताएं। इस बारे में आपको क्लियर मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर भी आपको इंडिया का न्यूज आया होगा पूरे चारों तरफ, मतलब बहुत खुशियां मिली कि इंडिया का मेडिकल वर्ल्ड में वैलिड हो गया, वर्ल्ड में वैलिड हो गया। बट रियलिटी क्या थी, हमें सबको पता है कि ये एक एक्रेडिशन का जो एक सिस्टम दिया गया था कि भाई WFME ने कहा था कि अब आपको एक एक्रेडिशन बॉडी बनाई नहीं होगी। इंडिविजुअल कॉलेज को आके लिस्टिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। अब वो एक्रेडिशन काउंसिल लिस्टिंग में जाएगा और उनके अंडर में जो भी रजिस्टर्ड कॉलेज रहेंगे वो बाय डिफॉल्ट लिस्टेड हो जाएंगे या एक्रेडिटेड हो जाएंगे। ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड के लिए बना दिया गया है और इसको कंप्लीट करने का डेडलाइन दिया गया बाय एंड ऑफ 2024। अभी भी अगर आप WFME या ECFMG सबकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे, क्लियर अभी भी लिखा हुआ है। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनका ये काम करना बाकी है और बहुत सारी कंट्री जिनका ये हो भी चुका है। इंडिया ने भी ऑलमोस्ट जस्ट कंप्लीट किया, मतलब ऑलमोस्ट 8 महीने 9 महीने पहले ही ये न्यूज आई थी। और बांग्लादेश में भी इसको लेकर के आगे बढ़ा गया। बट प्रॉब्लम वही है, जो अभी इंडिया में हर चीज रुक जाएगा अगले 4 महीने या 3 महीने के लिए, रीजन है इलेक्शन। तो बांग्लादेश में भी लास्ट 4 महीने से इलेक्शन को लेकर के काफी गर्मा गर्मी माहौल था। खासकर ऑलमोस्ट अक्टूबर से नवंबर दिसंबर में उनका इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया जनवरी में। तो अब जाके गवर्नमेंट की नई पूरी बॉडी फॉर्म हुई। तो पिछले 6 महीने में जब इनको ये काम करना था, वो आगे इलेक्शन के साथ मर्ज हो गया, उसी के कारण ये चीज थोड़ी डिले होगी। और मैं हमेशा से बोलता हूँ, देखिए बांग्लादेश वो करता है जो इंडिया आज करता है। बांग्लादेश कहीं ना कहीं साल 1.5 साल बाद वो करता ही है। कहीं ना कहीं एक छोटा भाई बड़े भाई को फॉलो करता है। कई लोग इसको गलत तरीके से ले सकते हैं, बट रियलिटी यही है। आप इसको मैक्सिको सिंड्रोम बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हैं। बट क्योंकि आपको भी पता है कि आज के डेट पे हजारों डॉक्टर्स हैं जो बांग्लादेश से मेडिकल पढ़ करके US में अभी सेटल्ड है, UK में सेटल्ड है, WHO में वर्क कर रहे हैं, इवन कई सारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशंस में हैं बांग्लादेश के डॉक्टर। तो सभी ऐसा नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन उठाया गया है, जो आपके डायरेक्टर जनरल हैं उनके साथ, कि जून जुलाई 2024 के बाद बांग्लादेश की डिग्री वैलिड नहीं रहेगी फर्स्ट वर्ल्ड में। और इस चीज को डायरेक्टर जनरल ने एक्सेप्ट भी किया है। और उन्होंने क्या बोला है, देखिए उसमें 2 लोगों का आपका इंटरव्यू था, आप उस न्यूज को अगर मैं दूसरा पक्ष पे आएंगे, चूंकि उसमें फाइनेंशियल बातें कही गई है, रेमिटेंस की बातें कही गई है। जी, बात हुई थी यहाँ पर रिमिटेंस की बात मेन है। क्योंकि चक्कर क्या है, ये जो एक्रेडिशन है, ये आपको पता है, ये एक्रेडिशन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का एक तरीका भी बोल सकते हैं टू गेट मोर मनी। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा एक फिनेंस भी इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं 2023 के एंड के तरफ बांग्लादेश में एक डॉलर क्राइसिस भी हुआ था। और क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी गारमेंट एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एक बहुत बड़ा यूरोप को झटका मिला था, उनको रिसेशन में गए थे। और उनके रिसेशन में जाने के कारण बांग्लादेश में भी डॉलर की इनकमिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था, जो अभी धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। बट लास्ट ईयर में, मतलब 2024 के मिड से लेकर के एंड तक ये काफी इंपैक्टफुल था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसके कारण भी, इलेक्शन हो, डॉलर क्राइसिस हो, इन सबके कारण चीजों को थोड़ा डिले किया। देखिए आपको भी पता है, ये जो एक्रेडिशन है, ये मेनली पैसे का खेल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कुछ नया बिल्डिंग बनाना है, नया हॉस्पिटल, सब पेपर वर्क है और पैसा है। ये जिस दिन जमा करेंगे उस दिन हो जाएगा। और ये मीडिया की तरफ से कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रेशर कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस का ही दिया गया है, ताकि चीजों को मीडिया में लाया जाए, ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बने और वो पैसा दे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स ही है कि आज के डेट में अगर NMC को पैसा देना था, NMC को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेज से पैसे मिले, जिस पैसे के बेस में एक्रेडिटेशन पेमेंट किया गया, यहाँ पर एक छोटा सा एक पॉलिटिक्स चल रहा है, जिसके कारण मीडिया की तरफ से थोड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है। बट ये WFME रजिस्ट्रेशन में टाइम से पहले हो जाएगा, इतना 90 गारंटीड है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि भी बांग्लादेश से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन करके इंटरनेशनली जाते हैं।
आज आपको आइडिया शायद है कि नहीं, मुझे नहीं आइडिया है। इंडिया से जैसे हर साल अब्रॉड पढ़ने और सेटल होने के लिए 7 लाख 8 लाख बच्चों का एक होड़ जाता है, इवन बांग्लादेश से। मनीष जी, मैं एक चीज और बता दूं व्यूअर्स को कि मनीष जी ने अभी जो एनएमसी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पैसे रुपए के लेन देन, एक्रेडिटेशन में क्या पैसे लिए जाते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, इसको कास्ट का राय नहीं है। तो व्यूअर्स को एक चीज और बता दो, जिस चीज के लिए आप इंतजार करें कि बांग्लादेश में लाइसेंस की व्यवस्था क्या है, वहां पे वर्क परमिट कैसे मिलता है नहीं मिलता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये भी जान लेना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो एप्लीकेंट्स है, जो एमबीबीएस पढ़ने वाले, उनकी क्या हालत है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं, ये सारी चीज जान लीजिए। लास्ट में आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी बातचीत होगी कि वहां लाइसेंस क्या है, विद डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। तो मनीष जी, एक और उस रिपोर्ट में बात कही गई है कि इस साल पिछले साल के कंपेयर में तकरीबन 1000 फॉर्म्स कम आए हैं, कम अप्लाई किए हैं। तो और उसी में कहा गया कि 2024 सेशन के लिए सिर्फ 1500 बच्चे ही अप्लाई किए हैं। और एक्सपर्ट, बांग्लादेश के जो मेडिकल के एक्सपर्ट हैं या जो वहां के इकोनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, खास करके रेमिटेंस के मामले में। तो अचानक ये 1000 बच्चे, इसका मतलब लास्ट ईयर कितने बच्चे अप्लाई किए थे? 2500? नहीं, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 2200 बच्चे किए थे, जो एवरेजली 2500 बच्चे कर रहे हैं, एवरेज हर साल करते हैं। इस साल 1500 बच्चे के आसपास किए, तो 1000 बच्चे ऑलमोस्ट 40%, 35% बच्चों का ड्रॉप है। इसके पीछे 2 मेजर रीजन है वैसे। अब देखिए, आपने जिस मीडिया चैनल को वीडियो को देखा है, ये एक वहां की प्राइवेट मीडिया का अपना एक रिपोर्टिंग स्टाइल है, जिसके बेस पे उन्होंने उस पॉइंट्स को हाईलाइट किया। एक ही सिचुएशन को अलग अलग मीडिया अलग अलग तरीके से इक्वेट कर सकती है, बट जो मेजर रीजन है बांग्लादेश ना जाने का इस बिग नंबर पे, वो है डिलेड सेशन। क्योंकि आज के डेट में 2023-24 के एडमिशन किए हुए सारे कंट्री के बच्चे जा चुके हैं, सब अपनी अपनी कंट्री जा चुके हैं, बट बांग्लादेश के बच्चे जाएंगे अभी भी 1 महीने बाद। तो ये डिलेड सेशन एक बहुत बड़ा रोल है, जिसको लेकर के उन्होंने बात ही नहीं की, जो कि हम सबको पता है कि ये बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे जब भी सेशन डिले होता है उनको लगता है भाई दूसरी घंटे तो चालू हो गई है, हम 6 महीना पीछे चल रहे हैं। और ये सेशन डिले को मीडिया ने नहीं हाईलाइट किया, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इस कारण अगला सेशन को पूरा टाइम पे लाने के लिए गवर्नमेंट और सब कुछ लग चुके हैं। बट ये डिलेड सेशन हुआ क्यों था? वही कोविड के कारण। बट कोविड के बहाने पे कितना साल तक टाल सकते हैं, बट धीरे धीरे करके उन्होंने सेशन को टाइम पे लाया। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक बार में सेशन को टाल के वापस टाइम पे ले आए थे, तो 2 नीट के एग्जाम के बीच में सिर्फ 6 महीने का गैप रह गया था। बट बांग्लादेश ने उसको 2-2, 3-3 महीना करके आगे लाया, और अगला सेशन जैसे पहले होता था जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों का ना अप्लाई करने का, क्योंकि जो बच्चे अप्लाई करना भी चाहते थे, डिलेड सेशन के कारण अप्लाई नहीं कर पाए। दूसरा रीजन जो उसमें बोलिए, दूसरा रीजन बताइए। दूसरा रीजन है डॉलर का प्राइस बढ़ जाने का और कॉलेज की फीस को भी बढ़ने का। कई कॉलेजेस, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, फीस बढ़ाई और डॉलर की प्राइस भी इतनी ज्यादा बढ़ गई, आपको भी पता है 10% के आसपास रेट बढ़ गया पिछले 1 साल में। इसके कारण ओवरऑल फीस, स्पेशली फर्स्ट ईयर फीस, कई कॉलेज के ऑलमोस्ट 20-22 लाख। फी पे हम लोग बाद में बात करेंगे, वो है मेरे सवाल में है फी पे। जो रीजन आप बता रहे हैं, देखिए आपका जो नहीं, मेरा सवाल इससे जुड़े हुए सवाल पूछ दूं तो एक ही बार जवाब दे देंगे। बांग्लादेश में तकरीबन जो मेनली जो बच्चे जाते हैं इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, और थोड़े बहुत जो 10-12 कंट्रीज हैं वहां से बच्चे आते हैं। तो अगर 2024 सेशन के लिए वो चाहे रीजन मान ले डिले सेशन हो कोविड के वजह से, इसी को मान लेते हैं, आप अगर कर रहे हैं तो इसमें जो 1500 जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं, तो इंडियन बच्चे कितने होंगे? क्योंकि नेपाल से भी काफी बच्चे आते हैं, पाकिस्तान से भी बच्चे आते हैं, तो मैक्सिमम इंडियन बच्चे कितने हो सकते हैं? 1500? मतलब ये पाकिस्तान से बच्चे नहीं आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। बांग्लादेश के गवर्नमेंट और कोई भी प्राइवेट कॉलेज बांग्लादेश का पाकिस्तान के बच्चे नहीं लेता है। सिर्फ सार्क कोटा के थ्रू 19 बच्चे या 20 बच्चों का एडमिशन पाकिस्तान से होता है, बट एक भी ऐसा प्राइवेट कॉलेज बांग्लादेश का नहीं है जो पाकिस्तान के बच्चों का एडमिशन एंटरटेन करता हो। अभी तक तो नहीं है किसी भी कॉलेज में। मेनली बच्चे 2 कंट्री से ज्यादा नंबर पे आते हैं, एक है आपका इंडिया, दूसरा है नेपाल, कुछ भूटान, मालदीव्स या से श्रीलंका से कुछ छोटे मोटे नंबर्स आते हैं। बट ये 1500 के भी एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट 80% बच्चे इंडिया के ही हैं, ठीक है, और 20% के आसपास आप समझ लीजिए नेपाल और बाकी कंट्री को मिला करके, तो 1200 के आसपास, तो 1200 के आसपास बच्चे इंडिया के हैं।
1200 बच्चे अच्छा, ये जो 1500 का जो आप भी बोल रहे हैं कि 1500 के आसपास वहां पे एप्लीकेशन फेल हुए हैं, तो इसमें क्या ये प्राइवेट कॉलेज के एप्लीकेशन की बात की गई है, गवर्नमेंट कॉलेज के एप्लीकेशन का नंबर अलग है, उस दोनों को जोड़ दिया जाए तो तब भी 2000 के आसपास चला। तो ये 1500 सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के एप्लीकेशन के हैं बात हो रही है। क्योंकि देखिए उसमें रिन्यूमरेशन की बात की गई है, जिससे पैसे मिलते हैं, मतलब एक्चुअली जो न्यूज जिस पे ये वीडियो आई थी, उनका ये मेनली मॉनिटरली लॉस के ऊपर ज्यादा था। जो बच्चे फ्री में आगे पढ़ रहे हैं उस नंबर को तकरीबन उस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उसमें ये भी कोट किया गया है कि तकरीबन 400 करोड़ टका का नुकसान है, रेमिटेंस का नुकसान है बांग्लादेश गवर्नमेंट डॉलर के हिसाब से। अगर एक एक बच्चे 40 लाख रुपए खर्च करते हैं तो 40,000 डॉलर देते हैं, 35,000 डॉलर देते हैं, तो इसको आप अगर देख लें तो उस हिसाब से 400 करोड़ आपको दिख जाएगा। तो ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो बांग्लादेश में पढ़ाई करते हैं, चाहे मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, इनके जो फी है, रेमिटेंस है, ठीक है ना, उनके बांग्लादेश इकोनॉमी में कितना असर करता है, कितना उनके इकोनॉमी या जीडीपी में इसका कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई इसका डाटा है आपके पास? देखिए, आप अभी जब बोल रहे हैं तो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। 400 करोड़ एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है इतनी बड़ी कंट्री के लिए, जिसका पॉपुलेशन ही 18 करोड़ हो। तो 400 करोड़ मतलब हर इंसान अगर 20 रुपया कंट्रीब्यूट करे तो 400 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई जीडीपी का कोई रोल वगैरह नहीं है। ये ऑब्वियसली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ एक बड़ी अमाउंट है, एसोसिएशन के लिए है, बट एज अ कंट्री 400 करोड़ उस कंट्री के लिए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, जब वो कंट्री में पॉपुलेशन ही 18 करोड़ है और जहां का पर कैपिटा इनकम आज के डेट पे इंडिया के ऑलमोस्ट बराबर है। मनीष जी, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में हर कॉलेज का फी अपना अलग अलग है। तो बांग्लादेश में कॉलेज जो मेडिकल का फी है, एमबीबीएस का फी है, ये राइट कॉलेज के पास है कि जैसा फी अपना डिजाइन करना चाहें कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा रेगुलेटरी बॉडी है जो ये फिक्स करता है कि भाई आपका बांग्लादेश में एमबीबीएस का फी इतना मैक्सिमम हो सकता है या इतना मिनिमम हो सकता है? देखिए, बांग्लादेश में एक रेगुलेटरी बॉडी है, बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। उनका एक रेगुलेशन बुक भी है जो इंडियन हाई कमीशन के वेबसाइट पे दिया गया है, उसको अगर क्लिक करके बांग्ला में डाउनलोड कर सकते हैं। दीपेन जी, अभी मेरे साथ हमारे साथ एक और इंसान जुड़ गए हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि हमारे क्वेश्चंस को पॉज करके एक बार उनसे भी बात कर लिया जाए। मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये सर डॉक्टर, ये सर है, इनके बेटे आज डॉक्टर है, राजेश तिवारी जी। तो नमस्ते सर। और हमारे साथ है अभी दीपेंद्र चौबे जी, जो हमारी पूरी चीज को अभी होस्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता था कि आपके एक्सपीरियंस को जोड़ा करके इस चीज को रखा जाए। तो दीपेंद्र जी, मैं चाहूंगा आप, क्योंकि उनके साथ तो हमारा बहुत ही पुराना रिलेशन है, आप एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव को भी जरूर ऐड करें। क्योंकि देखिए जो रेगुलेशन है, नंबर्स है, ये सब तो बहुत तरह से हम लोग डिस्कस कर लेंगे और सबके प्रूफ भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। बट कहीं ना कहीं एक ऐसा पेरेंट जिनका बच्चा आज डॉक्टर बन चुका है, मुंबई में अच्छा खासा प्रैक्टिस करने का, आगे पीजी का प्रिपरेशन कर रहा है, और सारे लाइसेंसिंग और वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चीजें उसको मिली है, उससे आप वो सारे क्वेश्चन, उनसे आप सारे वो क्वेश्चन करें कि एज अ पेरेंट उनका क्या जर्नी रहा, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, और उनको क्या वो डॉक्यूमेंट सारे मिले जो इंडिया में आकर उनको चाहिए थे। तो मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा सा उनसे आप पूछ ले, ताकि उनका ज्यादा मैं समय ना लूं, उसके बाद आप मुझ तक फिर से आ जाइए। राजेश सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इस पॉडकास्ट में आप अपना जो भी बहुमूल्य बातें हैं बताएंगे। तो चलिए, आज आप ही से, चूंकि आप एक पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट से बेहतर और पेरेंट्स से बेहतर और कौन हो सकता है अपने एक्सपीरियंस और जर्नी को एक्सप्लेन करने में। तो सर, बांग्लादेश में आपका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास था, मैंने पढ़ा, तो कैसे जर्नी शुरू हुआ और कहाँ पे आके जर्नी खत्म हुआ? और सबसे पहले एक और बधाई दे दूं कि आपके जो बेटे हैं जो डॉक्टर बन गए हैं और जॉब कर रहे हैं, तो मेरे तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई। तो अब आप बताइए कैसे जर्नी शुरू हुआ और क्या क्या आपको वहां पे प्रॉब्लम्स आए और क्या क्या पेपर्स की रिक्वायरमेंट थी और आपको कैसे कैसे मिला? जी, शुरुआत हुई ये अक्टूबर 2016 में। एक एग्जीबिशन था यहाँ पे जेडब्ल्यू मैरियट में, जिसमें मनीष जी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और वहां से इनके बारे में पता चला, तो इन्होंने बताया कि आप बांग्लादेश भी क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो लेकिन जैसे सब पेरेंट्स बोला कि
कभी ये नहीं सुना नहीं था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार जाके आइए वहां पे, आप एक बार देख के आइए ढाका, और अगर आपको ठीक लगे तो आप उसके बाद आगे। तो मैं, मेरा बेटा और मेरे एक रिलेटिव, हम लोग गए, ढाका गए, कुछ कॉलेज विजिट किए, कुछ स्टूडेंट से मिले, और वहां जाने के बाद फिर अच्छा लगा। मैंने बच्चे को पूछा तो उसने बोला नहीं मैं करूंगा। और उसके बाद फिर हम जो भी रिक्वायरमेंट था वो मनीष जी से लेके और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके आगे प्रोसीड किए। फिर तो उसके बाद जो कुछ मतलब उसका जो लीगल रिक्वायरमेंट्स था या जो कुछ था वो मनीष जी ने प्रॉपर किया, उसका उसके बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। एडमिशन हो गया। फिर एडमिशन के बाद हम लोग जनवरी 2017 में मैं उसको ड्रॉप करने गया, और वहां पे जाने के बाद कुछ समस्याएं थी, क्योंकि अलग देश में जाके रहना बोलने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब आदमी खुद जाता है तो उसको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसमें बच्चे का घर से बाहर न रहना भी एक बड़ी समस्या थी कि वो वहां रहने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मुझे उसको कन्विंस करने में 15 दिन लगे। उसमें मनीष जी का भी काफी सहयोग रहा, कि उन्होंने बोला कि नहीं आप जल्दबाजी मत कीजिए, उसको रहने दीजिए वहां पे। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने, वो अगर नहीं बोला होता तो शायद मैं उसको लेके वापस चला आता उस वक्त। राजेश सर, एक चीज बताइए, जब 2016 में 2000, मैं सही बोल रहा हूँ, 2016 या 17? हाँ जी, हाँ जी, 2016 में जब आपने ये प्लान किया बांग्लादेश एडमिशन के लिए, और तो आपको ये पहली दफा एज ए पेरेंट्स आपके मन में नहीं आया कि मैं एक हिंदू हूं और एक इस्लामिक कंट्री में मैं अपने बेटा को पढ़ाने के लिए ले जा रहा हूं या वहां पे एडमिशन, और वो आया फिर जब आप बांग्लादेश गए और बच्चा जो वहां पे आपका 6 साल गुजारा एमबीबीएस पढ़ाई के दौरान में, तो आपकी जो सोच थी उसमें क्या क्या बदलाव हुआ? नहीं, जैसा आपने कहा कि एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे हम लोग, और अचानक जब बोला गया कि आप बांग्लादेश जाइए पढ़ने के लिए, तो मन में वो ख्याल आया कि एक मुस्लिम कंट्री में कैसे सरवाइव करेगा, कैसे रहेगा। और जैसे कि न्यूज में वगैरह हम लोग सुनते रहते हैं कभी कभी, तो हमेशा उस वक्त मन में ये सारी बातें थी। लेकिन जब हम लोग गए ढाका देखने गए, तो वहाँ जो भी दो तीन दिन हम लोग थे, उसमें जो भी लोगों से इंटरेक्ट किया या स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, तो ऐसा नहीं लगा, मतलब जो बाहर से दिख रहा था वैसे वो प्रैक्टिकली नहीं था वो। ओके। और इसलिए मन बनाया कि नहीं चलो यहाँ पढ़ सकता है, यहाँ पे उतनी बुरे हालात नहीं है जितने बाहर बताया जाता है। ठीक है। तो अभी आपके जो सुपुत्र हैं, अभी मुंबई के किस हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल नहीं बता सकते हैं आप, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं? नहीं नहीं, जॉब नहीं कर रहा है अभी वो, नीट पीजी की तैयारी कर रहा है। ओके, ठीक है। अभी जुलाई 7 को होगा, तो वो उसकी तैयारी कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है। ठीक है। तो जब आपके बच्चा वहां से एमबीबीएस की पढ़ाई कर लिया, तो क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी आप लोग गए? क्या बीएमडीसी ने आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप अप्लाई किए तो क्या वहां से रजिस्ट्रेशन भी मिला क्या आपको? हाँ, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा मिला, वो उसने खुद नहीं करा लिया था। मैं बता दूं, ये पेपर है बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का, और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल बीएमडीसी ने इशू किया है, और ये राजेश जी बैठे हैं, इनके जो सुपुत्र हैं रोहित कुमार तिवारी, इनको ही इशू किया गया है। और ये 1 जनवरी 2024 को बीएमडीसी ने ये रजिस्ट्रेशन, इसमें लिखा हुआ है बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट 2010, सर्टिफिकेट ऑफ फुल रजिस्ट्रेशन एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये चीज जो बांग्लादेश में कंफ्यूजन है, ये भले एफएमजीएल के पहले बच्चे का एडमिशन हुआ है, इनके ऊपर एफएमजीएल लागू नहीं होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 से ही रेगुलेट होंगे। लेकिन जो एक सवाल था बहुत सारे लोगों के बीच में कि क्या बांग्लादेश फॉरेन नेशनल को रजिस्ट्रेशन देता है या नहीं देता है, और उसमें भी कई लोगों ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन किया कि ठीक है, बांग्लादेश बीडीएमसी ने तो लिख दिया है कि मैं रजिस्ट्रेशन दूंगा, लेकिन उसके नीचे के क्लॉज में ये भी लिख दिया है कि भाई यहाँ पे वर्क परमिट एज पर द इमिग्रेशन और लेबर लॉ होगा।
तो किसी भी देश में काम करने के लिए उसका लेबर लॉ, इमिग्रेशन लॉ को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जो बीएमडीसी का जो ड्यूटी है या बांग्लादेश गवर्नमेंट का जो ड्यूटी है कि फॉरेन नेशनल को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, वो बांग्लादेश रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रहा है और इसी रजिस्ट्रेशन को एनएमसी बार बार डिमांड करती है। और एफएमजीएल के जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 के एबीसी का जो ये 3 सब सेक्शंस हैं, उसमें जो एक आता है सेक्शन कि राइट टू प्रैक्टिस, तो बांग्लादेश ये सर्टिफिकेट भी इशू कर रहा है और राइट टू प्रैक्टिस के लिए भी आपको अलाउ कर रहा है। तो सर आप इसकी जरूरत, इसके बाद फिर आपने अपने बच्चे के लिए एक और शेड्यूल गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लिया है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये तो तब जरूरत पड़ता है कि आप उस देश से कहीं बाहर जा रहे हैं या चूंकि जहां पे आपकी लाइसेंस है वहां से मांगा जाता है कि आप गुड स्टैंडिंग, इसको आउटस्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, कि आपका कैरेक्टर या आपका व्यवहार या मेडिकल फील्ड में कैसा रहा प्रैक्टिस में या पढ़ाई के दौरान। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की? ये जब हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए गए, हम्म मुंबई में रजिस्टर करने के लिए, तो वहां पे उनको चाहिए था ये कि अगर आपने बांग्लादेश में रजिस्ट्रेशन किया है तो वहां से आप एक गुड स्टैंडिंग या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या एनओसी जो भी मिल सके वो ले आइए। ठीक है, तो ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं और अगर किसी पेरेंट्स को या किसी स्टूडेंट को जरूरत पड़े तो वो हम लोग से व्हाट्सएप करके या मेल करके मांग सकते हैं। इसको पब्लिक डोमेन में इसलिए हम लोग शेयर नहीं करते हैं कि किसी का भी डॉक्यूमेंट, किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट उसका प्रॉपर्टी होता है। और कंसल्टेंट, खास करके एमबीबीएस अब्रॉड के कंसल्टेंट, जिसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं होता है लेकिन वो दूसरे के डॉक्यूमेंट्स को छेड़छाड़ करने में उनके पास पीएचडी की डिग्री हासिल है, तो इसलिए हम लोग शेयर नहीं करते हैं। और तीसरी चीज जो आप लोग के बीच में एक और डाउट है कि क्या बांग्लादेश में वर्क परमिट मिलता है या नहीं मिलता है, उसका भी एक प्रूफ मैं दे रहा हूं। ये कलकत्ता जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस, कॉन्सुलेट जनरल का जो ऑफिस है कलकत्ता में, वहां से इशू हुआ है और इशू डेट है 16 जून 2023। और इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वीजा टाइप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीजा टाइप A3 है। और A3 जब बांग्लादेश के वेबसाइट पे, जब उसके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोला जाता है, मुफा बोला जाता है, उस पे अगर आप सर्च करेंगे कि किन लोगों को A3 वीजा मिलता है, तो उसमें डिप्लोमेट्स भी हैं, उसमें आप एम्प्लॉयर भी हैं, अगर वहां पे आप नौकरी करने जाते हैं उसके लिए भी मिलता है। तो ये A3 वीजा है और ये बच्चा डिप्लोमेट्स नहीं है, इसका कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा वैसा सेलिब्रिटी नहीं है, ये डॉक्टर है, डॉक्टर का डिग्री है इस बच्चे के पास और इसको वीजा मिला है A3 का। ये चीज है, ये इस बच्चे का नहीं है वैसे दीपेन जी, बट ये एक सैंपल वीजा है। ये दूसरे बच्चे का है। इस बच्चे का नाम है वीरेंद्र भगत। चूंकि जो तिवारी जी के बच्चे हैं, रोहित जी, इनका तो अभी जो सर्टिफिकेट मिला है 24 में ही मिला है, जनवरी 24 को मिला है, तो 23 में दूसरे बच्चे का है। तो बांग्लादेश में जो भी आप एक सैंपल है कि कई सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं बांग्लादेश में, खुद मतलब इंडिया से कई सारे डॉक्टर्स जाते भी हैं बांग्लादेश में टू प्रैक्टिस। मेनली सीनियर डॉक्टर्स ज्यादा जाते हैं, बट एज अ वॉलंटियर भी बहुत सारे बच्चे रोहिंग्या कैंप्स में भी गए हुए हैं। तो राजेश सर, एक चीज और बताइए, जो आप बाई प्रोफेशन बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं या मेडिकल? नहीं, मेरा बिजनेस है। अच्छा, ठीक है। तो आपका जब बच्चा पढ़ के आया तो क्या उनके पास उनकी डिग्री कभी देखे हैं आप, या बच्चा लाया तो आप देखें कि तुम्हारे एमबीबीएस का डिग्री कैसा है, मार्कशीट कैसा है? जी देखा ना। और उसमें एक और डिग्री, मेडिकल में एक और डिग्री मिलता है सर, उसको देखा क्या आपने? मेडिकल में क्या एक प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन होता है जो इंडिया में 4.5 साल का होता है, बांग्लादेश में 5 साल का होता है। उसका हर सेमेस्टर या हर प्रोफेशनल का एक अलग मार्कशीट मिलता है। उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो 5 साल के बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है, जो हर किसी में आपको 12 वीक्स है, किसी में 2 वीक्स है, किसी में आपका 4 वीक्स का है। रोटेशन बेस होता है मेडिकल में, अप्स एंड गायनी में, कम्युनिटी में। तो क्या उनके पास वो 5 साल के अंदर ही वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है कि अलग सर्टिफिकेट है इंटर्नशिप का? नहीं, अलग है, इंटर्नशिप का है अलग सर्टिफिकेट। मतलब 5 साल और 1 साल? जी ठीक है। तो
आपके बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट आ गया है या फिर अभी अपीयर हो रहे हैं? किसका किसका रिजल्ट? जो एफएमजी का रिजल्ट होता है जो वो नेशनल एफएमजी तो पास हो गया वो। ओके, चलिए इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई फिर से आपको। और सबसे बड़ी बात है कि एफएमजी के लिए क्या किया, आप अपने बच्चे का वो एक्सपीरियंस बताइए। एफएमजी पास होने के लिए कितने कितने दिनों से उसका कोचिंग चल रहा था, आप ये बता दीजिए एटलीस्ट, क्योंकि कई लोगों का सवाल रहता है कि 3rd ईयर से एफएमजी कोचिंग उनके कंट्री में करानी पड़ती है, क्यों क्या पड़ी जरूरत? नहीं वो मतलब ये तो जो 5 साल बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो मेरा मेरा जो अनुभव रहा है कि बांग्लादेश की पढ़ाई ही इतनी अच्छी है कि उसको अलग से कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो 5 साल जो पढ़ा था और उसके बाद लास्ट में 7-8 महीने उसने मेहनत किया था बिल्कुल काफी, तो उसकी वजह से उसका वो क्लियर हो गया। सर। वो भी पहली बार में ही क्लियर हो गया, मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ा, बैठा और क्लियर हो गया। बहुत खुशी की बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, देखिए पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो चाहे बांग्लादेश में हो या किसी कंट्री में हो, अगर वो 5 साल नहीं पढ़ाई किए हैं वहां पे या कॉलेज ने उनको नहीं पढ़ाया है तो यहाँ पे आके 5 साल वो कोचिंग भी कर लेंगे ना, तो उनसे एफएमजी का एग्जाम नहीं निकलेगा। और सर इसलिए मैं बार बार हर बार हर एपिसोड में कहता हूं कि कंसल्टेंटों ने और पेरेंट्स के मैडनेस ने, पागलपन ने इंडिया में 2012 से 2022 तक तकरीबन 1,22,23,000 ऐसे डॉक्टरों का फॉल्स खड़ा कर दिया है जो ना घर के हुए हैं ना घाट के हुए हैं। और वो सारे बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे दलाली का काम कर रहे हैं, जहां से जिस जिस जाल में वो फंसे हुए हैं उसी जाल में फिर बच्चों को ले जाके फंसा रहे हैं। ये अद्भुत तो मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग बन गई है। मल्टी लेवल मार्केटिंग है। सर दूसरा सवाल, चूंकि एक पेरेंट्स आप हैं, तो आपने बोला कि जब जर्नी शुरू हुआ तो मेरे मन में बांग्लादेश के प्रति बहुत सारी शंकाएं थी, बहुत सारे क्वेश्चन था। जब मैं वहां पे गया या मेरा बच्चा पढ़ा तो वो सारी जो मेरे मन में चल रहा था खत्म हो गया। तो आपका बच्चा एक लड़का था, ऐसे मेरे लिए लड़का और लड़की में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, दोनों अपने आप में स्ट्रांग है, दोनों की अपनी अपनी राइट्स है, दोनों अपने आप में पावरफुल है। लेकिन बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी बच्चियां या उनके जो लड़की हैं वो पढ़ने के लिए जाना चाहती हैं या जाती हैं। लड़कियों के लिए बांग्लादेश कितना सेफ है? लड़कों से ज्यादा सेफ लड़कियों के लिए, ऐसे आपको कैसे लगा? क्योंकि मैं इस 6 साल के दरमियान करीब 10 बार गया, और जो इसके साथ में लड़कियां पढ़ती थी ना उनके साथ भी हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो उनके अनुभव से या उनको हम जैसा देखते थे या उनसे हम जो इंटरेक्ट करते थे उससे हमको पता चला कि नहीं, ये उनके लिए ज्यादा सेफ है। और सेफ्टी के लिए तो ऐसा होता है ना कि एक लाइन होती है, उस लाइन को अगर आप क्रॉस नहीं करोगे तो आप कहीं भी सेफ हो। पूरे इंडिया में भी अगर आप उस लाइन को अगर क्रॉस करोगे तो आप सेफ नहीं हो। ओके, तो ये लड़कियों के लिए भी बांग्लादेश सेफ है। और आपने एक चीज बहुत अच्छा कहा कि लड़कों से ज्यादा सेफ है, और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है क्योंकि मैं कई ऐसे इस्लामिक कंट्री में जाता हूं और देखता हूं, वहां पे ये मुझे कई बार महसूस हुआ है कि इस्लामिक कंट्री में लड़के से मतलब मेल से ज्यादा स्ट्रांग या इम्पावर वहां के महिलाएं हैं, ह्यूमन हैं, और सच में वो स्ट्रांग है और पावरफुल तो है ही, इसलिए लड़के से ज्यादा वहां पे लड़कियां सेफ है। ये बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूं क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। और सर एक चीज और सवाल आता है बार बार, जो बच्चे या मार्केट में बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूं कि वहां जिस कॉलेज में टीचर्स बच्चों के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, खास करके इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ, इस पे आपका कैसा अनुभव रहा? या आपका बच्चा कभी 5 साल के दौरान या 6 साल के दौरान कभी ऐसी बातें या शिकायत कभी आई आपके पास, वहां टीचर्स मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, मुझे नंबर्स नहीं देते हैं, मुझे जानबूझ के फेल करवा देते हैं? भेदभाव के बारे में तो कभी उसने कंप्लेन नहीं किया। खाली ये किया कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और टीचर्स लेट गो नहीं करते हैं, उनको जो जैसा चाहिए वैसा करो, नहीं तो फिर आप आगे नहीं। तो वगैरह कुछ नहीं है, नहीं का कभी कोई कंप्लेन नहीं आई उसकी।
स्टूडेंट टीचर्स ध्यान देते हैं बच्चों पे, और खाली पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। सर मेडिकल की पढ़ाई ये तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात तो है। कर लिया उसने इसीलिए वो डॉक्टर। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि अगर जीवन की आधी जवानी तुमको बर्बाद करना है तो मेडिकल प्रोफेशन चूज कर। सभी डॉक्टर सही बात है। चूंकि मेडिकल एक आपने ऐसा पहला कोर्स- सवाल किया था ना कि बांग्लादेश में कोई मौज वाली, मतलब क्या बोला आपने, क्या सवाल जवाब वर्ड यूज किया था कि मजेदार कोई कंट्री नहीं है, तो मजेदार जगह जाना है तो मेडिकल ही मत पढ़ो। मत करो, हाँ। नहीं, अगर शॉर्टकट में मेडिकल की डिग्री चाहिए और मेडिकल प्रोफेशनल बनना है तब तो आप भूल जाइए डॉक्टरी की पढ़ाई। ये मेरा हर बच्चों से कहना है, हर पेरेंट्स, क्योंकि अगर अल्टरनेट बहुत सारे कोर्सेज हैं, एलाइड मेडिसिन के बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसको कर लिए, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर आपको पैशन से बना जाता है, न कि देख के बना जाता है, न कि ये मेरे बगल वाला डॉक्टर बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा। वैसे आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। और एक अच्छे डॉक्टर्स बनने के लिए आपके तकरीबन, अगर सब कुछ कंटिन्यूएशन में जाता तभी भी आपको 35 से 37 ईयर्स लग जाए। अगर एक अच्छे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं और सोसाइटी में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, आप, ऐसा बहुत कम लोग के साथ होता है, +2 करते हैं, 2 साल आप नीट की तैयारी करते हैं, उसके बाद आपका MBBS होता है, फिर 3 साल 2 साल आप PG की तैयारी करते हैं, PG निकल गया, फिर उसके बाद 2-3 साल तैयारी कीजिए DM के लिए, MCH के लिए। तो इतना पेशेंस अगर है, अगर आधी जवानी को इस पैसे में गुजार देना है पढ़ाई के दौरान, तब तो इस पैसे को चूजिए। अगर यहां तक पहुंच गए तो मजेदार लाइफ हो जाएगी। अगर बीच के पेंडुलम की तरह बनेंगे तो न फिर आप डॉक्टर बन पाएंगे, न एक अच्छा इंसान बन पाएंगे, न एक बेटा बन पाएंगे। सर आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ और बोलना चाहते हैं जो बांग्लादेश में बच्चे जाना चाह रहे हैं, या जो पेरेंट्स के मन में कुछ डाउट्स चल रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा था एज ए पेरेंट्स उस टाइम, तो कुछ अगर आप बताना चाह रहे हैं वो बताइएगा। मैं चाहूंगा कि जो सिंसियर हैं पढ़ाई में और जो सच में पढ़ना चाहते हैं वो जाए बांग्लादेश। कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ना तो वहाँ रिलीजन को लेके कभी कोई तकलीफ रही है 6 सालों में, और ना ही किसी और तरह की कोई तकलीफ रही। हाँ, खाने पीने की समस्या शुरुआत में थी, लेकिन वो भी अब तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है, अब तो हर चीज मिलने लगी है। तो यहाँ मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ बार बार नीट अपीयर करने और धक्के खाने से तो बेहतर है कि बांग्लादेश जाएं और वहां पढ़ें और पढ़ के आए और डॉक्टर बने। राजेश जी ऑन एयर सारी बातें बोल रहे हैं बच्चों की, अगर हाँ बिल्कुल, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बोल रहा हूँ मैं कोई बना के या सोच के नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने फील किया है, जो मैंने देखा है, और सच में अच्छा है। बिल्कुल तो ये बहुत ऐसे कम पेरेंट मिलेंगे दीपेन जी, आपको किसी भी कंट्री के। मैं क्यों मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं, 800 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे, आपको भी पता है, राजेश जी को भी पता है। मैंने उनको ही क्यों चूज किया, ऐसा कोई रीजन नहीं कि इनके ही डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मेरे पास ऐसे और 50 से डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे पेरेंट हैं जो शायद 10 बार बांग्लादेश गए, अपने बच्चे से मिले, उनको भी जो भी उसका होम सिकनेस था उसके कारण गए और खुद भी एक्सपीरियंस किया उन्होंने बांग्लादेश को। ऐसे पेरेंट कम मिलते हैं, एक बार जाके मिल लिया, 2 बार जाके मिल गया वो अलग है, लेकिन इन्होंने खुद भी बांग्लादेश को जिया है अपने बच्चे के साथ। यही रीजन है कि मैंने उनको ही इन्वाइट किया और उनके एक्सपीरियंस को शेयर किया। क्योंकि ये जो आपने सवाल किया कि लड़की लोग के लिए सेफ है कि नहीं, ये सवाल का जवाब शायद दूसरा कोई पेरेंट दे ही नहीं पाता जिनकी बेटी नहीं पढ़ी होती। लेकिन क्योंकि इन्होंने खुद जा करके बांग्लादेश में 10 बार जाना 5 साल के ड्यूरेशन में, ये कम बात नहीं है। शायद बच्चे भी 10 बार नहीं जाते हो जितने बार वो खुद गए। मनीष जी एक चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बांग्लादेश में फी कॉलेज तय करता है या कोई रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट का वो फी तय करता है? जी, तो मेरे ख्याल से राजेश जी किससे तो और कोई सवाल नहीं है, तो मैं उनका, क्योंकि अभी भी थके आ रहे आए और मैं सीधा बोल दिया सर एकदम लाइव में आ जाइए। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके आगे भी कभी मेरी किसी प्रकार की सहायता कोई जरूरत होगी तो एनी टाइम आप मुझे बुलाइए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। बांग्लादेश में जो प्राइवेट कॉलेजेस का फी है, क्या हर कॉलेज अपने ढंग से उस प्राइवेट कॉलेज अपना कॉलेज का फी तय कर लेता है या फिर उसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट का जो फी तय करती है? देखिए, रेगुलेटरी बॉडी ने एक फीस बना के रखी है कि जो बच्चे बांग्लादेश में पेमेंट करते हैं, जैसे बांग्लादेश के लोकल बच्चों का सिस्टम है, उनका पेमेंट का तरीका क्या है मैं आपको पहले उसको समझा दूं। कि बांग्लादेश में जो बच्चों का एग्जाम होता है उसके बेस पे उनके एडमिशन होते हैं, और उनके लिए भी फीस वहां की BMDC और
तय करती है, जो कि 18 से 19 लाख बीडीटी फर्स्ट ईयर में होती है। उसके बाद हर मंथ का 10,000 12,000 जो भी उनको फिक्स कर दी जाती है। तो घूम फिर करके देखेंगे तो 26 लाख बीडीटी के आसपास होती है। बट इंटरनेशनल बच्चों के लिए उन्होंने फिक्स की है कि जो बांग्लादेश के बच्चे देते हैं उसके ऊपर $5,000 पर ईयर वो चार्ज करेंगे। मतलब अगर देखा जाए तो टोटल अराउंड $40,000 के आसपास फीस रखा गया है बाय बीएमडीसी। बट हर कॉलेज हॉस्टल को इसमें नहीं डाला गया है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज हॉस्टल ऐड करके या कुछ कॉलेज थोड़ा से कम भी करके कर देते हैं, जैसा कॉलेज वैसा। बट इन एंड अराउंड आप देखेंगे बांग्लादेश की हर कॉलेज वही $42,000 से $45,000 के बीच में ही मैक्सिमम कॉलेज है। एक दो एक्सेप्शन है जो 50 भी जाते हैं और एक दो एक्सेप्शन है वो 35 भी आते हैं, वो एक्सेप्शनल है। बट इन जनरल आप देखेंगे $40,000 के आसपास ही ट्यूशन हॉस्टल मिला के मैक्सिमम कॉलेजेस इसी राउंड में है, और ये रेगुलेटेड है। बट ऐसा कोई रेगुलेशन में ट्यूशन फीस फिक्स्ड है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज अपना हॉस्टल फीस ऊपर नीचे कर ही सकती है, जो इंडिया में होता है बांग्लादेश में भी वही होता है। बट क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आदमी ज्यादा पैसा देता है। तो जैसे हम लोगों ने पेरेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन के बारे में बातचीत हम लोगों ने किया, लेकिन मैं फिर ये सवाल दोबारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन तो मिल रहा है, लेकिन जब बच्चा वहां इंटर्नशिप कर लेगा या इंटर्नशिप करने से पहले उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, क्या उस रजिस्ट्रेशन के लिए बांग्लादेश में कोई एग्जाम देना पड़ता है? क्या बांग्लादेशी जो स्टूडेंट है उनके लिए एग्जाम है या नहीं है? इंडियन जो बच्चे, फॉरेन नेशनल जो बच्चे लाइसेंस लेंगे उनके लिए कोई एग्जाम है या नहीं है, और उसको लेने के लिए क्या प्रोसेस है? मैं आपको एकदम क्लैरिटी के साथ बताऊं, ये पहले तो 5 साल की आपकी रेगुलर पढ़ाई होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है, उसके बाद उस रिजल्ट को लेकर के आप जाकर के एक टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होती है ड्यूरिंग इंटर्नशिप। ये टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मिलता है उन सारे बच्चों को, वो इंडियन बच्चे हो इंटरनेशनल बच्चे हो, सबको मिलता है, वो इक्वल होता है। उसमें कहीं भी सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस या सब्जेक्ट टू वर्क परमिट भी नहीं लिखा रहता है, ठीक है। उसमें तो कुछ, वो तो सब इंटर्नशिप करने से पहले उनको एक टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन, यस। और 5 इयर्स प्राइमरी डिग्री करने के बाद और इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले आपको एक टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मिलता है, राइट? ये कौन देता है? बीएमडीसी। ये भी बीएमडीसी देता है, उसका भी सैंपल आप बोलेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। उसका भी सैंपल होता है, वो इंडियन बच्चों को मिलता है, लोकल बच्चों को मिलता है, और वो एकदम इक्वल होता है। उसमें तो कहीं लाइसेंस की बात भी नहीं रहती है, वर्क वीजा की बात नहीं रहती। और इंडियन बच्चे इंटर्नशिप के दौरान, मैं चाहूं तो कुछ वीडियोस अगर आपको शेयर करूंगा, मैं खुद शूट किया हूं। 2-3 इंडियन बच्चे बैठे हैं और चारों तरफ से बांग्लादेशी पेशेंट्स उनको दिखा रहे हैं, मतलब कोई गोद में बच्चा लेकर के, बच्चे का बुखार है, किसी का मलेरिया है, इस तरीके का पहला वीडियो मैं शूट करके लाया हूं। फिर उस बच्चे को उठाया, बोला कि आप तो डॉक्टर, वो बोले डॉक्टर साहब मेरा बच्चे को देख लीजिए। फिर मैं उससे इंटरव्यू लिया, वो इंडियन बच्चा है, वो इंटरव्यू के वीडियोस में भेज दूंगा, अगर हो सकेगा इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। क्लियरली एक इंडियन बच्चा, ऑन पेपर की सिर्फ बात नहीं है, पेपर में तो आप कुछ भी बना करके दे सकते हैं, जो आज के डेट में हमें पता चली एफएमजीएल की तरफ हर कंट्री अपना अपना पेपर निकाल दिया। बट ऑन वीडियो भी मैं आपको भेजूंगा, जिसमें इंडियन बच्चे ड्यूरिंग इंटर्नशिप पेशेंट को दवा लिख रहे हैं, जो भी प्रोसीड्योर है, मेडिसिन लिखना, कोई भी आपको डायग्नोस्टिक करना, दवा देना, ये सारे काम इंडियन डॉक्टर्स ओपनली विथ दैट रजिस्ट्रेशन, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के बेस पे कर सकते हैं। और उसके 1 साल के बाद उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसके लिए आपको पहले इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी जमा करनी पड़ेगी, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन जमा करना पड़ेगा और मार्कशीट जमा करना पड़ेगा। तीनों जमा करने के बाद विदाउट एनी एग्जाम आप डायरेक्टली ये फुल रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है, जो फुल रजिस्ट्रेशन आप शुरू में दिखाया। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं है, बशर्ते बांग्लादेशी बच्चा अगर दूसरी कंट्री से पढ़ के आए, इवन इंडिया से अगर मेडिकल पढ़ के बांग्लादेश जाता है तो उसको एग्जाम देना पड़ेगा। और जो बांग्लादेश का बच्चा जो बांग्लादेश में ही पढ़ाई कर रहा है उसके लिए भी कोई एग्जाम नहीं है। अच्छा, उसके लिए बांग्लादेश का बच्चा बांग्लादेश में पढ़े ना, एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। कोई भी कंट्री का बच्चा बांग्लादेश में पढ़े तो वहां के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एग्जाम नहीं है। ओके, लेकिन एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। एडमिशन के लिए बांग्लादेश बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेस पे उनको रैंक मिलता है, उस रैंक के बेस पे ही उनका प्राइवेट या गवर्नमेंट में एडमिशन होता है। इंडियन बच्चों के ऐसा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं। इसको ऐसे समझ लें, बांग्लादेश का बच्चा जो बांग्लादेश से एमबीबीएस कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब मैं सही हूँ? इंडियन बच्चा अगर बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए उसको भी कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस बच्चे ने का जो मैं डॉक्यूमेंट दिखाया, जो फुल रजिस्ट्रेशन का है, उसके पहले भी इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले उन बच्चों को टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मिलता है। और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं एक चीज बता दूं कि टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन इंटर्नशिप से पहले क्यों लेना जरूरी है।
कि बहुत कम कंट्रीज हैं जहां पे ये व्यवस्थाएं की गई हैं। खास करके इसको आप जब देखिएगा तो आपको नेपाल में मिलेगा, बांग्लादेश में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा, और बहुत कम देश है जहां पे आपको इंटर्नशिप शुरू करने से पहले आपको टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है पहले मैं बता दूं। अभी आप टेम्पोररी समझिए, फिर फुल रजिस्ट्रेशन की बातें हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे कंसल्टेंट को ये पता नहीं कि इंटर्नशिप में रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों है। इंटर्नशिप आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आपको पेशेंट को देखना होता है, और आपके पास ये राइट हो जाता है, माइनर ओटी भी करने का आपके पास अधिकार होता है, पेशेंट को आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखने का अधिकार होता है, जो मरीज होते हैं उनका इलाज करने का भी आपका अधिकार मिल जाता है, उनका दवा भी लिखने का अधिकार आपके पास मिल जाता है। अगर आपके पास जो मेडिकल प्रोफेशनल कोड एंड एथिक्स है उसके हिसाब को अगर पढ़िएगा, उसके रूल्स को पढ़िएगा, तो विदाउट एनी लाइसेंस, चाहे टेम्पोररी या परमानेंट, के बिना अगर आप किसी भी मरीज को अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं या अपना ओटी कर रहे हैं या उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और उससे अगर उस पेशेंट का अगर कुछ भी नुकसान होता है, उसको डेथ हो जाता है, या कुछ भी फिजिकली कुछ भी उसके डैमेजेस होते हैं, इसके लिए अगर आपके पास टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नहीं है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसके लिए आपको मेडिकल नेग्लिजेंस में लाया जाएगा, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल सकते हैं, क्योंकि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और मेडिकल में जो प्राइमरी मेडिकल की जो पढ़ाई होती है, जैसे इंडिया में 4.5 साल है, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है, वैसे ही जिस देश में भी प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन है, इंटर्नशिप के पहले वाला जो फेज है, उसमें सिर्फ आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ एज ए ऑब्जर्वर आपको घुमाया जाता है। उसको ऑब्जर्वरशिप भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल राउंड भी कर सकते हैं, या हॉस्पिटल ड्यूटी भी कर सकते हैं। उसमें आप सिर्फ अपने सीनियर के साथ या कंसल्टेंट के साथ आप चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, वो क्या डायग्नोसिस करता है, क्या हिस्ट्री कैसे लिया जाता है, उसके डायग्नोसिस की क्या प्रोफाइलिंग किया जाता है, ये सारी चीज आप सीखते हैं। लेकिन जब इंटर्नशिप में जाते हैं तो इंटर्नशिप में आपको ये राइट मिलता है कि आप अब मरीज को देखिए, इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं, या बहुत अगर मेजर या क्रुशियल कोई डिजीज है तो आप अपने सीनियर के सुपरविजन में उस चीज को देख सकते हैं। तो इसलिए इंटर्नशिप से पहले टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये क्लियर हो गया कि बांग्लादेश में रजिस्ट्रेशन है, उसके पेपर्स भी हम लोगों ने दिखा दिया जो बीएमडीसी ने इशू किया है इंडियन बच्चों को। और बांग्लादेश में बिना एग्जाम, किसी प्रकार का एग्जाम नहीं देना है, आप वहां पे 5 इयर्स का प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन कीजिए, 1 ईयर का सेपरेट इंटर्नशिप कीजिए। सेपरेट इंटर्नशिप करने से पहले आपको टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन मिलता है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप आपको वहां पे जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है वो भी बीएमडीसी इशू करता है। तो इसमें अब रजिस्ट्रेशन के मामले में जो प्रॉब्लम या जो शंकाएं या जो डाउट्स थे, या क्लियर हो जाना चाहिए। और इसको देखने के लिए आप बीएमडीसी के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और दूसरा लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी। ये मेरे ख्याल से 2023 सेशन से पहले इंडियन एम्बेसी ने अपनी एडवाइजरी जारी किया था। उस एडवाइजरी में जो मेन जो हाईलाइट पॉइंट्स है उसको मैं आपको जिक्र कर दूं, और जहां पे मुझे मनीष से सवाल पूछना होगा उस पर मैं पूछ लूं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई इंडियन बच्चा बाहर पढ़ने आ रहा है, या बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश में बहुत सारे इंडियन बच्चे के नंबर्स बढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो आप नीट क्वालिफाई करके आइए, नीट मैंडेटरी है। पहला एडवाइजरी ये है। दूसरा एडवाइजरी ये है कि अगर कोई भी इंडियन बच्चा बांग्लादेश में पढ़ाई करने आ रहा है तो एनएमसी का जो इंफॉर्मेशन डेस्क है, स्टूडेंट स्टडी इन अब्रॉड का जो एक सेक्शन है, उसको पढ़ लीजिए कि क्या उसमें कुछ अपडेट तो नहीं है, कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं। तीसरा जो बांग्लादेश में है कि बांग्लादेश में अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो जो बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जिसको बीएमडीसी भी कहते हैं, वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है अंडर बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर मेडिकल प्रैक्टिस के जो भी उनकी जिम्मेवारियां हैं। तो जो मेडिकल की प्रैक्टिस है, रजिस्ट्रेशन है, इसके बारे में आप बांग्लादेश जो बीएमडीसी का वेबसाइट है उसको फ्रिक्वेंटली आप विजिट करें, उसको भी आपको करना चाहिए। उस एडवाइजरी में बांग्लादेश बीएमडीसी के टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं, ईमेल आईडी लिखे हुए हैं, और उनके वेबसाइट भी लिखे हुए हैं। और इस वेबसाइट को, हाँ बिल्कुल, ये एडवाइजरी है जो आपके सामने है,
और एडवाइजरी का जो पहला लाइन मैंने पढ़ा उसमें आपकी मैंडेटरी नीट का कर दिया गया है। दूसरा है कि एनएमसी के वेबसाइट पर आप फ्रिक्वेंटली विजिट कीजिए। बांग्लादेश में जो भी बच्चे आते हैं वो बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का जो वेबसाइट है उसको, वही रेगुलेटरी बॉडी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में काम करती है। उसके नंबर्स भी दिए गए हैं, उसके वेबसाइट्स भी दिए गए हैं, उसकी ईमेल आईडी भी दिए गए हैं, और उस पर क्या क्या नोटिफिकेशन है फॉरेन स्टूडेंट के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, वो सारा चीज उस पर अवेलेबल है। उसको आप पढ़िए। अगर कहीं पे डाउट है तो बीएमडीसी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि इंडियन स्टूडेंट जो भी यहाँ पे अगर पढ़ने आ रहे हैं बांग्लादेश में, तो उनको नियरेस्ट बांग्लादेश एम्बेसी जो है दिल्ली, या उनके जो हाई कमीशन, डिप्टी हाई कमीशन जैसे कलकत्ता में भी ऑफिस है, वहां भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा चीज उनका हाईलाइटेड है कि अगर कोई भी इंडियन बच्चा यहाँ पे आता है, बांग्लादेश में आता है, तो बांग्लादेश वेबसाइट भी एक लिंक भी दिया है, उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है। और जब सबसे बड़ी चीज जो इसमें कही गई है, जिसपे मैं मनीष से भी पूछूंगा कि भाई ये बांग्लादेश इंडियन एम्बेसी बांग्लादेश को लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, जो लास्ट से टॉप थर्ड है, द इशू ऑफ हायरिंग एजुकेशनल कंसल्टेंट बिफोर एडमिशन प्रोसेस and even during after it is absolutely the personal choice of the student। ये यहाँ से क्यों इंडियन एम्बेसी अपने आप को अलग कर रही है। इसके साथ ही दूसरा जो उनका पॉइंट है वो भी मैं बता दूं, द हाई कमीशन ऑफ इंडिया should not be made responsible after a student decided to change the college or decided to withdraw from the college। Due care should be taken before deciding on any step of admission, or thereafter issue of refund of deposited money would not be the responsibility of the High Commission। क्या इस तरीके के मामले बांग्लादेश में काफी हुए हैं या हो रहे हैं, जिसके बदौलत एम्बेसी को ये लिखना पड़ा कि आप अपने कंसल्टेंट चूज करने से पहले अच्छे से परख लें, देख लें, अगर कुछ होता है ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये, इसका इंटरप्रिटेशन अगर थोड़ा सा ब्रॉड में किया जाए तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी अगर कंसल्टेंट को चूज करते हैं उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। देखिए, आज के डेट पे आईपीएल आने ही वाला है, और आईपीएल जैसे ही स्टार्ट होगा आपको सबसे ज्यादा ऐड दिखेगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और एंड में बोल देते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस पे हमारा कोई ये नहीं है। तो ये जो क्यों हुआ, क्योंकि एक जमाने में शायद सभी करते होंगे, और जब बोला जाता होगा गवर्नमेंट ने बोला हमने किया, हमारे पैसे डूब गए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बॉडी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि भाई उनको जिम्मेदारी दी जाए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। बट ये होता क्यों है, जब तक कंप्लेन ना आए ऐसा कोई नहीं करता। सभी चाहते हैं भाई अच्छा होता है तो सभी जिम्मेदारी लेते हैं, सभी पीता का। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिखाना चाहता था वो है बीएमडीसी की वेबसाइट पे अगर कोई जाता है, बीएमडीसी की वेबसाइट पे, बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, इनका एक न्यूज सेक्शन जो होता है उसपे आपको बीएमडीसी की वेबसाइट पे आपको सारे कॉलेज के डिटेल मिल जाते हैं। वैसे आप कंसल्टेंट का पूछ रहे थे तो मैं दिखाते दिखाते वो भी बोलता चलूं। देखिए, बांग्लादेश में इंडियन कंसल्टेंट और बांग्लादेशी कंसल्टेंट, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया इतना पास में है, डेली के कम से कम 50 तो फ्लाइट है। अगर टोटल फ्लाइट और बस और ट्रेन को जोड़ दिया है तो कम से कम 50 वे है एक दिन में जाने के लिए। रोज के कम से कम 20-25 तो बसेस चलते हैं, कोलकाता, त्रिपुरा से, सिलीगुड़ी से। ट्रेन है कोलकाता टू ढाका डायरेक्ट, कोलकाता टू सिलीगुड़ी डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट ट्रेन है। ठीक है, खुलना से डायरेक्ट ट्रेन है। तो इंडिया बांग्लादेश का जो कनेक्शन है ना, मेरे ख्याल से आज के डेट पे दिल्ली और कोलकाता का जितना अच्छा कनेक्शन नहीं है, कोलकाता और वाराणसी का जितना अच्छा कनेक्शन नहीं है दिल्ली ट्रांसपोर्ट का, उससे ज्यादा अच्छा कनेक्शन अभी बांग्लादेश और इंडिया का होके रखा है। क्योंकि हिस्टोरिकली दोनों कंट्री बहुत कुछ शेयर करती हैं। हमें हिंदी स्पीकिंग लोगों को नहीं पता है, बॉलीवुड देखने वालों को नहीं पता है, कुछ लोगों को पता है कि इंडिया और बांग्लादेश का एक अपना जो मूवी इंडस्ट्री है ना, उसमें कितने एक्सचेंज प्रोग्राम्स है। मतलब वहां के हीरो यहाँ पर अभी कोलकाता में जो टॉप ज्वेलरीज है उनका सारा होर्डिंग में बांग्लादेश एक एक्टर का होर्डिंग लगा हुआ है, पूरे बांग्लादेश, पूरे कोलकाता में। बांग्लादेश में मैं जाता हूं तो इंडिया के सारे टॉप सेलिब्रिटीज के होर्डिंग लगे हुए हैं। तो लोगों को रियलाइजेशन नहीं है इसको। ये जो बीएमडीसी के वेबसाइट पे आप क्या दिखाना चाह रहे हो? बीएमडीसी के सर्टिफिकेशन वेबसाइट में मैं पहले दिखाना चाहता हूं कि भाई कोई भी कॉलेज, देखिए इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट से क्लिक करके मैं यहाँ पर आया तो इंडियन एम्बेसी ने ऑलरेडी लिखा है कि
भाई आपको जो भी चीज देखना है मैं आपको बैक एंड में दिखा देता हूँ कि इंडियन हाई कमीशन की वेबसाइट पे गाइडलाइंस में ही आपको बीएमडीसी का वेबसाइट दिया गया है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि बीएमडीसी को भी इंडियन हाई कमीशन में पता है कि भाई वो जो अपडेटेड लिस्ट है वो रोज रोज जाकर के वो फॉलो नहीं कर सकते, उन्होंने एक लिंक दे दिया है जहां से आप जाकर के देख सकते हैं भाई किस किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर क्लियरली हर कॉलेज का नाम, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है, सब कुछ क्लियरली दिया गया है और हर कॉलेज का कोशिश किया गया है, फोन नंबर और मोबाइल नंबर ये सब भी दिया गया है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट एडमिशन ले लें, और ये अपडेटेड लिस्ट दिया गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके अलावा रिक्वायरमेंट जो सर्टिफिकेट्स की होती है उसके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग जो भी हमारे बच्चों को मिली वो कैसे अप्लाई करना है, इंटरनेशनल बच्चों के लिए फीस क्या, ये सब कुछ यहाँ पर दिया रहता है। बीएमडीसी के वेबसाइट में आप वो दिखाइए कि जहां पे वो लिखा गया है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे परमानेंट रजिस्ट्रेशन देंगे, उस सेक्शन को भी आप दिखाइए। देखिए टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन डॉक्टर्स का वो मैं दिखाता हूँ पहले आपको। यहाँ पर एक टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन कोई भी फॉरेन डॉक्टर कोई भी हो, वो बांग्लादेश से पढ़ा हो या इंडिया से पढ़ा हो, यहाँ पर लेने का प्रोविजन है, उसके लिए भी फॉर्म दिया गया है, उनके वेबसाइट पे क्लियर लिखा गया है। देखिए ये सब क्लैरिटी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई लोगों को मुझे कई कंट्रीज के लोग आते हैं बोलते हैं कि सर आप तो बांग्लादेश करते हैं, क्यों ना आप हमारी कंट्री को भी प्रमोट करें या उस कंट्री को प्रमोट करें। मेरा हमेशा से रहता है कि सर देखिए मेरे को ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं बांग्लादेश के लिए दिखा रहा हूँ, फिर लाइसेंस टू प्रैक्टिस, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, फाइनल होने के बाद डिग्री क्या मिलेगी, अगर ये कोई ना दे पाए तो मैं उस कॉलेज या उस कंट्री के बारे में कैसे कोई ओपिनियन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें ही मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि बाकी जो चाहते हैं कि हम उनके साथ काम करें उनके पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स हो ताकि बच्चों को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए ये बीएमडीसी की वेबसाइट पे 23 नंबर पे क्लियरली लिखा गया है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल एंड डेंटल ग्रेजुएट्स फ्रॉम बांग्लादेश। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके स्क्रीन पे आ जा रहा है, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है ये नोटिफिकेशन। और जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया था दीपेन जी मैं भी बांग्लादेश में ही था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आती है तो बांग्लादेश में बच्चे को भेजना वही रिस्क का काम है जो आज कई कंट्री के लोग कर रहे हैं, ये सोच करके कि ये नोटिफिकेशन फ्यूचर में आ जाएगी। इसमें ये लिखा गया है बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है 19/10/2022 को, रेफरेंस नंबर है 755 regarding registration of foreign medical and dental graduates from Bangladesh. Bangladesh Medical and Dental Council (BM and DC) would like to inform all concerned that foreign students who are being admitted in MBBS and or BDS course in Bangladesh required to undergo 5 years regular academic course and 1 year rotatory internship, total 6 year duration. In the same medical college and hospital where they get admitted to obtain MBBS and or BDS degree, Bangladesh Medical and Dental Council (BMDC) provided full registration to foreign graduates as like native graduates of Bangladesh. A registered foreign physician may allow to practice in Bangladesh subject to work permit. Right? बांग्लादेश क्लियर अपना पूरा स्टैंड दे दिया है, क्योंकि कोई भी देश आपको फ्री में वर्क परमिट होता है, चाहे आप कोई फॉरेन नेशनल भी इंडिया में आके पढ़ाई करे तो उसके लिए वर्क परमिट इमिग्रेशन लॉ अलग से होता है, लेकिन वो देश ये आने के बाद फिर कई क्वेश्चन भी आए थे। जी जी दीपेन जी कई क्वेश्चन भी आए थे कि बांग्लादेश कैसे वर्क परमिट दे सकता है, बांग्लादेश के पास तो खुद की इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए ये दुनिया के हर कोने में अनएम्प्लॉयमेंट जहां भी हो या नहीं भी हो, आपको वर्क परमिट के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हर कंट्री में सुपर रिच लोग रहते हैं, हर कंट्री में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, भले वो जितना भी गरीब हो या अमीर कंट्री हो। आज के डेट पे बांग्लादेश में सबसे बड़ी प्रूफ तो मैं ये भी दे रहा हूँ कि मैं आपके सामने एक वर्क परमिट कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, वर्क परमिट वीजा भी मिला हुआ है, ठीक है। और ऐसे आपको न्यूज मिल जाएगा कि इंडियन डॉक्टर प्रैक्टिसिंग इन बांग्लादेश, इस पे अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको हजारों न्यूज मिल जाएंगे, एक दो नहीं हजारों न्यूज, जिसमें इंडियन डॉक्टर्स बांग्लादेश में जाके गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हुए डिलिस्ट भी हुए हैं, जिनको फ्यूचर में उनको रजिस्ट्रेशन ना मिले, फ्यूचर में वर्क परमिट के ना मिले, ये सब भी चीजें की गई है।
तो इस तरह का चलता रहता है इंडिया से। आज के डेट में डॉक्टर देवी शेट्टी जो नारायणा हृदयालय वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स कहलाते हैं, वो कभी भी बांग्लादेश में किसी पॉलिटिशियन या शेख हसीना की किसी फैमिली से रिलेटेड कुछ भी हो, वो डायरेक्ट फ्लाई करते हैं। आज के डेट में भी शेख हसीना के वो पर्सनल क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहला सकते हैं। कभी भी आप देखिएगा रेगुलरली वो बांग्लादेश विजिट करते हैं। और इंडिया के कम से कम नहीं भी तो 20 से 25 हॉस्पिटल्स हैं जिनका एक सब ब्रांच खोल के रखा गया है। डॉक्टर लाल पैथ लैब बोल लीजिए। नहीं मनीष जी, नहीं आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं ना, ये अगर कोई बांग्लादेश का डॉक्टर एज ए स्पेशलिस्ट वहां पे जा रहा है, या कार्डियोलॉजिस्ट हो या नेफ्रोलॉजिस्ट हो या न्यूरोलॉजिस्ट हो, वो एक अलग पैरामीटर है, एक अलग उसका प्रोविजन है, वो हर देश में। नहीं, उनको एकदम सही बात है, उनको अलग प्रोविजन से ही ले जाया जाता है। तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट जा रहा है या टॉप डॉक्टर जा रहा है सभी जाएंगे। यहाँ पे जो मेन सवाल था कि इंडियन स्टूडेंट जो बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बीएमडीसी या बांग्लादेश गवर्नमेंट उनको रजिस्ट्रेशन देगा कि नहीं देगा। सवाल यहाँ पे ही है क्योंकि एफएमजीएल 2021 में एनएमसी ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाया उसमें ये लिखा है कि जिस भी कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं वहां से आपको पढ़ना है, उसी कॉलेज से इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप हमेशा याद रखिए, सेपरेट इंटर्नशिप की बात एनएमसी करती है, इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप वैलिड नहीं है। तो इस दोनों को हमेशा समझ लीजिए क्योंकि कई देशों में इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप चल रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप और सेपरेट इंटर्नशिप दोनों में फर्क होता है। तो बांग्लादेश में सेपरेट इंटर्नशिप भी है और बीएमडीसी अपने वेबसाइट पे भी दिया है। उस वेबसाइट को इंडियन एम्बेसी ने अपने एडवाइजरी में रेफर किया है। साथ ही हम लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स को भी दिखाया जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन लिया है वहां पे। जो बच्चे बांग्लादेश में काम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक वीजा इशू हुआ है, उसको भी दिखाया गया। लेकिन जहां तक जो बांग्लादेश में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका सिर्फ कंसर्न था या है या रहना चाहिए कि बांग्लादेश में वहां का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को क्यों लाया कि रजिस्ट्रेशन वहां के राइट टू प्रैक्टिस की तरह होनी चाहिए, ये तय हो सके कि जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां के मरीज पे वहां की गवर्नमेंट आपका स्किल को टेस्ट करने के लिए इजाजत दे रही है या नहीं दे रही है। तो ये मेन सारी बातें थी। तो बांग्लादेश में जो एनएमसी के रूल्स है 44 मंथ्स का वो फुलफिल कर रहा है। 1 ईयर इंटर्नशिप, सेपरेट इंटर्नशिप वो फुलफिल करने लगा। आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन मिल रहा है वो फुलफिल करने लगा। तो ऑलमोस्ट जो भी करिकुलम थोड़ी बहुत आपको चलेगी, क्योंकि करिकुलम पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो हम बार बार बोलते हैं सेम है। मैं बोलता हूं कि अगर नहीं लग रहा है सेम है तो बीएमडीसी की वेबसाइट आपके सामने खुली है, यहां पर जाकर के आप पूरा का पूरा करिकुलम डाउनलोड कर सकते हैं। और इंडिया का कोई भी डॉक्टर हो, आपके सीनियर हो, दोस्त हो, ये हो, उनको जाकर के इसका एक प्रिंट आउट का सेट दे दिया जाए और उनको बताया जाए कि भाई देखिए यहाँ पर पूरा। मैं एक चीज में बोल देता हूँ, जो पूरी दुनिया में जो खास करके जो एशियन कंटिनेंट में जो इसकी पढ़ाई होती है, मेडिकल की पढ़ाई होती है, आपको इसलिए वहां की करिकुलम सिमिलर है बांग्लादेश का, क्योंकि कहीं पे फॉरेंसिक मेडिसिन की जो पढ़ाई होती है ना, तो उस कंट्री के क्रिमिनल लॉ के साथ चलता है। लेकिन बांग्लादेश में बहुत कम लोगों को पता होगा कि वहां का क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ, इवन वहां के संविधान, अगर आप कोई बुक्स मिले या कोई आपके दोस्त हो तो वहां से आईपीसी जो क्रिमिनल पेनल कोड है या सिविल प्रोसीजर कोड है या सिविल प्रोसीजर है, क्रिमिनल आप मंगाइए। जो इंडिया में छपा है, जो बुक्स है, जो एग्जाम्पल है, वो सारी वही केस लॉ भी है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन भी वहां पे मैच हो जाता है, क्योंकि फॉरेंसिक मेडिसिन इसलिए, ये बहुत बड़ी बात है, फॉरेंसिक मेडिसिन इसलिए नहीं मैच हो पाता है कि उस देश के वहां पे लॉ काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत इसलिए मैं बोला कि कहीं पे भी आपको 5 to 6% सिलेबस इधर उधर होता है, लेकिन बहुत ऐसे देश है जहां पे 50% से भी ज्यादा सिलेबस आपके अलग है। तो बांग्लादेश में उन देश पे जब हम आएंगे तो वहां के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज बांग्लादेश की बात हो रही है। सिलेबस आपका मैच हो रहा है, आपके करिकुलम का जो ड्यूरेशन है वो फुल। सबसे बड़ी बात है सिलेबस क्लियरली मेंशन किया गया है। कई कंट्रीज में तो मुझे यही नहीं समझ में आता है, उनको सिलेबस बोलने तो सब्जेक्ट का नाम बता देते हैं। सिलेबस इज नॉट सब्जेक्ट का नेम। क्लास 8 में मैं फिजिक्स पढ़ता था, क्लास 9 में भी फिजिक्स लिखा था सब्जेक्ट, 10 में भी फिजिक्स लिखा था, 11 में भी था, 12 में भी, सब में फिजिक्स ही लिखा था। बट क्या सारा फिजिक्स सेम था? तो सिर्फ एनाटॉमी लिखना और वो एनाटॉमी सेम होना, सिमिलर सिलेबस क्या है ये लोगों को नहीं समझ में। सब्जेक्ट का नाम लेटर हेड पे दे देते हैं, बोलते ये रहा सिलेबस। दिस इज नॉट सिलेबस। करिकुलम को भी समझना पड़ेगा।
मनीष जी, कुछ ऐसी चीज जो छूट गई हो इस होपकास्ट में, आप बताइए, चूंकि काफी लंबा समय होने जा रहा है। जी, अब कुछ छूटा तो नहीं है मेरे ख्याल से। आज इस वेबसाइट को, होपकास्ट को देखने के बाद कई सारे आप ही हमारे जो कॉमन मित्र हैं, उनको लगेगा कि शायद उनको कुछ ऐसे सवाल करने थे जो आपने शायद बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं किए, ज्यादा आसान सवाल किए, उनको ऐसा फील हो ही सकता है। तो मैं उन सारे लोग जो आपके दोस्त, हमारे मित्र, कॉमन मित्र हैं, जिनको लगता है कि उनको वो सारे सवाल करने हैं और छूट गए, ये अगर ये हॉपकास्ट वो देखते हैं तो जरूर एमबीबीएस इन बांग्लादेश हॉपकास्ट 2.0 के लिए तैयार है। आप सारे क्वेश्चंस लेकर के आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन चाहे तो आप लाइव भी लेकर के आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के लिए मुझे अलग से पहले से देना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा वो क्वेश्चंस के भी आंसर कर सकूं। अगर ऐसा किसी को लगता हो कि कोई क्वेश्चंस उनको लगता था पूछना चाहिए तो छूट गया हो, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसे इतनी वाइड फील्ड है कि अगर हम लोग यहाँ बैठ के 6 घंटा भी होपकास्ट करें तो शायद हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से खत्म ना हो। सिर्फ एक पेरेंट के एक्सपीरियंस को शेयर करने में 2-2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने अगर 5 साल के एक्सपीरियंसेस को लेकर शेयर करें, एक एक सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस को शेयर करें, बहुत टाइम लगेगा। बट हम इस चीज को शॉर्ट ही रखते हैं, और फ्यूचर में अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो आपके कमेंट में आते हैं तो डेफिनेटली हम लोग फिर से ये चीज कर सकते हैं, और अगली बार विद दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो मैं कोशिश करूंगा अगली बार मैं बांग्लादेश से बैठ करके बांग्लादेश के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, भले वो बीपीएमसी हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, उनको भी लेकर के मैं बैठ सकता हूं। क्योंकि आज के डेट पे एजुकेशन का जो एक बोलते हैं ना कि माफियाकरण हो चुका है, स्पेशली ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन का। हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज में भी हमें मिल रहे हैं हमारे कुछ कॉमन जान पहचान वाले लोग, कभी यहाँ पकड़े जा रहे हैं, कभी वहां पकड़े जा रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन का भी माफियाकरण हो चुका है। कुछ गलत पॉइंट आउट करने से आपको भी थ्रेट मिल चुका है, एक जमाने में मुझे भी थ्रेट मिल चुका है। तो ये गलत चीजें जो हो रही है, आज वही रीजन है कि आप और हम आज पब्लिक के सामने डायरेक्ट आ गए। क्योंकि कभी अगर ग्रुप में बताने से एक थ्रेट आती थी, तो पब्लिक को बताने से आप वो थ्रेट देने वाले लोग भी हैं, वो खुद डर रहे हैं। आज हमें फेस करने से वो डर रहे हैं। हम उनको फेस करने से ना तब डरते थे जब हमें कोई नहीं जानता था, ना आज डरते हैं जब इतनी सारी पब्लिक और दोस्तों और पेरेंट्स के वेल विशेस हमारे साथ है। थैंक यू मनीष जी, इतने बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए। तो दोस्तों, ये होपकास्ट है। अगर किसी भी कंसल्टेंट जो बांग्लादेश का काम करते हैं, उनको लगता है कि इससे बेहतर जवाब दे सकते हैं, या इसके काउंटर में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने शेयर किया उनका वेलकम है। और जो भी व्यूअर्स हैं, उनके अगर दिमाग में कुछ भी चल रहा है, उनके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। मुझे कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और हम लोगों ने कोशिश किया कि इस बांग्लादेश के होपकास्ट में पेरेंट्स का जो अनुभव है उसके ऊपर भी बातचीत करें, या उनका अनुभव है उसको भी साझा करें। इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी क्या बोलता है, उसमें किन किन पॉइंट्स ऐसे उठाए गए थे जिन पे आपसे जिक्र करने की जरूरत है, उस पर भी हम लोगों ने किया। जो वहां के आपको जो ऑफिशियल्स हैं, जिनका स्टेटमेंट आया है, डायरेक्टर जनरल हैं जो मेडिकल एजुकेशन का, उन्होंने क्या मेडिकल एजुकेशन के बारे में वहां पे जो सवाल उठाया गया था उसका क्या उन्होंने जवाब दिया, उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। बांग्लादेश क्यों पढ़ने जाना चाहिए उस पर भी जिक्र किया। बांग्लादेश में एफएमजीएल कितना हद तक लागू है, क्या वहां लाइसेंस है या नहीं है, उसको भी दिखाया गया कि वहां पे लाइसेंस है। कोर्स ड्यूरेशन क्या 44 मंथ्स है, कम है या ज्यादा है? तो 44 मंथ्स वाली जो कैपिंग है उससे ज्यादा ही है, वहां 5 ईयर्स का है। 1 ईयर का सेपरेट इंटर्नशिप भी है। वर्क परमिट भी अगर आपको चाहिए तो मिलता है, लेकिन वर्क परमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मांगती है। वो आपको राइट टू प्रैक्टिस का लाइसेंस वो कंट्री दे रही है कि नहीं दे रही, वो इतना देखना चाह रही है। ये तमाम तरह की चीजें हम आप लोग से जिक्र किया। अगर किसी को लग रहा है, चूंकि लग सकता है, मैंने बहुत सारे गेस्ट को बुलाया था और बहुत सारे लोगों को ग्रुप में भी मैसेज लिखा था, नहीं आया। ये नहीं लगना चाहिए कि मनीष मेरे दोस्त हैं उनके साथ, तो अगर मनीष दोस्त भी है लेकिन मेरे पॉडकास्ट के लिए तो दोस्त नहीं है, वो मेरे गेस्ट ही हैं। वो सवाल उतना ही होता है जितना सबसे सवाल मैं करता हूं। तो अगर इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि कुछ सवाल और पूछने चाहिए, इन्हीं के साथ पूछना चाहिए, या किसी और कंसल्टेंट को लाना चाहिए, या कोई कंसल्टेंट चाहता है कि मैं आके खुद बांग्लादेश के बारे में बात करूं और इससे बेहतरीन उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका भी वेलकम है। और पेरेंट्स या स्टूडेंट या जो भी व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, अगर एमबीबीएस अब्रॉड की पढ़ाई करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो एक बात और आपसे मैं रिक्वेस्ट करके बता दूं कि आपको अब धीरे धीरे एक एमबीबीएस के अल्टरनेटिव कोर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा।
उस पागलपन के रेस में आप मत भागिए जहां पे ना आप डॉक्टर बन पा रहे हैं ना दूसरी डिग्री करके कोई नौकरी कर पा रहे हैं। तो एक अल्टरनेटिव भी आप अपना सोचिए। बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जो एक एमबीबीएस डॉक्टर से ऐसे ऐसे देशों से पढ़े हुए बच्चे आ रहे हैं, उससे बेहतर है। आप सुन ही चुके हैं पार्लियामेंट में कि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हमारे नर्सिंग के भी जो बच्चे हैं उससे भी बेकार मेडिकल के स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं। ये बात सच भी है। तो आप इनको भी अल्टरनेटिव कोर्स के बारे में भी सोचिए। और दूसरा चीज जो अहम सवाल है आपके लिए, कभी भी आप अगर नौकरी के लिए भी हो या पढ़ाई के लिए भी हो, कंसल्टेंट या एजेंसी या एजेंट को चुनते हैं या उनकी सहायता लेते हैं तो उनसे कम से कम ये सवाल पूछ लीजिए। आप जो भी सवाल इसमें उठाए गए हैं उनके पास क्या है, उनके बैकग्राउंड को चेक कर लीजिए, उनके रेफरेंसेस चेक कर लीजिए। चूंकि कंसल्टेंट आपको 10 बच्चे भेजते हैं और क्लेम करते हैं 100 बच्चे, उनके पास 2 बच्चों का रेफरेंस रहता है जो उनके अपनी पेटेंट आदमी रहते हैं। उनसे बोलिए आप अगर 100 बच्चे भेजे तो रैंडमली मुझे नंबर दीजिए ना भाई, मैं बात करना चाहता हूँ। वो कितने कंसल्टेंट आपको देते हैं, ये सवाल पूछिए। वहां के सिलेबस के बारे में पूछिए। इन सारे सवालों पे मत जाइए कि वहां इंडियन खाना है, इंडियन केयरटेकर है, इंडियन फूड्स है, इंडियन सिलेबस है, एफएमजी का कोचिंग है। इस सब पे जाएंगे तो आप पढ़ के नहीं आ पाएंगे, डॉक्टर बन के नहीं आ पाएंगे। ये सेकेंडरी है कि खाना भी आपको मिलना चाहिए, वहां पे आपको देखने वाला भी कोई होना चाहिए। लेकिन सारे कंसल्टेंट इन सब चीज पे बात करते हैं, लेकिन वहां के एजुकेशन कैसा है, वहां के हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वहां के पेशेंट फ्लो कैसे, इस पे बात नहीं करते हैं। इन सारे सवालों को उठाइए और जो भी कंसल्टेंट, जिस भी कंट्री का कंसल्टेंट हो, उससे आप डॉक्यूमेंट्स मांगिए। और मुझे लगता है ये जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आप अपना कैरियर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आपने होपकास्ट को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड नाइट।